चलिएगा दोस्तों, देख लेते हैं अब थोड़ा उत्तराखंड और बाकी जीएस का सॉल्यूशन। थोड़ा सा आजकल जरा स्वास्थ्य में गड़बड़ी है, इस कारण आपकी क्लास जो है थोड़ा सा डिले हो जा रही है। इस चीज के लिए माफी चाहूंगा, ठीक है ना। मंडे से कोशिश ये की जाएगी कि प्रॉपर टाइम पर आपकी क्लासेज आ जाएं, शाम 4 बजे से पहले आपका सॉल्यूशन जो है कंप्लीटली अपलोड हो जाए, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा माइंड ना करिएगा, जरा सा स्वास्थ्य में आजकल तकलीफ है, मौसम बदल रहा है देहरादून का, आपको पता ही है। तो थोड़ा सा तबीयत खराब के कारण क्लास आपकी डिले हो गई। तो शुरुआत करेंगे हम उत्तराखंड की और जीएस और जो मिक्सअप सॉल्यूशन है उससे। पहला क्वेश्चन है हमारा 21, वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता कहलाता है। तो जो इंटरनेट एड्रेस रोजाना नहीं बदलता है भाई, वो क्या होता है? स्टैटिक आईपी एड्रेस, ठीक है। आपने देखा भी होगा जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं या फिर कुछ भी आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपके पास एक आईपी एड्रेस आता होगा। तो वो एड्रेस क्या होता है? कभी नहीं बदलता है, रोजाना नहीं बदलता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से यूपी वगैरह में बना हुआ था, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, ठीक है। उन नियमों के समूह को क्या कहते हैं जिसके द्वारा डाटा कम्युनिकेशन संगणक होता है? तो जो जिसके द्वारा डाटा संगणन होता है उस नेटवर्क कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? तो सीधा सीधा उसे कहते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। डाटा संगणन को क्या कहेंगे आपके यहाँ पर? संगणन, यानी, ठीक है। तो यहाँ पर उन नियमों के समूह को क्या कहते हैं जिनके द्वारा डाटा कम्युनिकेशन संगणन होता है? तो उसे कहते हैं हम प्रोटोकॉल, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। VGA का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, यहां पर आपको बताना था कि VGA का पूर्ण रूप क्या है। तो ये क्वेश्चन भाई आबकारी में आया हुआ है। VGA का पूर्ण रूप आबकारी 2021 में जो पेपर हुआ था, शायद 20 या 21 में, तब ये क्वेश्चन आया था। तो इसका होता है वीडियोग्राफिक एरे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? VGA यानी वीडियोग्राफिक एरे। एक आपने सुना होगा BPI, ठीक है, BPI, ठीक है। BPI का फुल फॉर्म क्या होता है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है, ठीक है। बिट पर इंच, ठीक है, बिट पर इंच इसका हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आप पे आता है BIOS, इसका हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, आउटपुट सिस्टम इसका हो जाएगा, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा CD का, अगर मैं बात करूं CD का तो कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा CD का। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास है, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो MS वर्ड में जो डाटा डॉक्यूमेंट को समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए, ठीक है, शॉर्टकट कुंजी आपको पता है भाई कंप्यूटर में, तो कौन सी इस्तेमाल हो जाएगी इसमें? Ctrl+A, ठीक है। Ctrl+A करते हैं ना आप, CTRL, इससे क्या हो जाएगा? CTRL+A दबाएंगे तो सारा चीज जो आपका ये है, अगर मैं CTRL+A करता हूं तो सब कुछ ये सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, Ctrl+S दिख रहा होगा आपको, तो MS वर्ड में फाइल को सेव करने के लिए, ठीक है, फाइल सेव करने के लिए CTRL+S का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। Ctrl+F किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए, Ctrl+F किसका इस्तेमाल होता है? तो किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए Ctrl+F का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपको पता है, अगर मैं बात करूं शॉर्टकट कुंजी कंप्यूटर को विंडो क्लोज करने के लिए, तो F4 इस्तेमाल होता है, Alt+F4, Alt, ठीक है। Alt+F4 क्या होता है? कंप्यूटर को शट डाउन करने की शॉर्टकट कुंजी, तथा इसी से क्या होता है? विंडो जो आपकी होती है क्लोज हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं Ctrl+N, ठीक है, CTRL क्या होता है आपका? CTRL+N क्या हो जाएगा? न्यू फाइल के लिए, किसी भी न्यू फाइल के लिए CTRL+N हो जाएगा न्यू फाइल के लिए। MS वर्ड में स्पेल चेक के लिए F7 शॉर्टकट कुंजी, ठीक है, F7 का इस्तेमाल होता है स्पेल चेक के लिए, पढ़ा होगा आपने, रिवीजन करके चलिए। इसके अलावा आपको पता है कि आपका Ctrl+B क्या हो जाएगा? Ctrl+B, CTRL+B, जिसने भी देखा होगा Ctrl+B से क्या हो जाएगा? ये सारे शब्द क्या आपके बोल्ड हो जाएंगे, बड़े अक्षरों में आ जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा Ctrl+Z, तो क्या हो जाता है? Ctrl+Z से अंडू, जो आपने एक बार करा, मान लीजिए मैंने ये फाइल अचानक से हट गई, मैं Ctrl+Z दबाऊंगा तो दोबारा से ये फाइल आ जाएगी, ठीक है, अंडू हो जाएगा। और रीडू के लिए Ctrl+R हो जाएगा, ठीक है। इन चीजों को नोट करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत हुई। तो देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन, भाई बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, कोशिश ये की जा रही है इसमें आपका ना जो करंट अफेयर है स्टैटिक क्वेश्चनों के साथ डाला जाए, जो प्रीवियस है। अब हालिया करंट अफेयर आपने पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है जो आपको एग्जाम में डिलीवर करने का मौका नहीं मिला है, ठीक है। बात करें हम जनवरी से, अगर मैं बात करूं जनवरी से मई तक का आपने बहुत अच्छा खासा करंट अफेयर पढ़ लिया है, लेकिन थोड़ा सा आपको रिवीजन कराने के लिए इसमें प्रीवियस करंट दिया गया है, 2020 से लेकर 22 तक का करंट अफेयर इसमें डाला गया है, ठीक है। इसीलिए तो देश की जो
पहली स्वर्ण ट्रेन, राजधानी ट्रेन की शुरुआत हुई थी आपको बताना है वो कहां से हुई थी। तो इसका आंसर देखेंगे हम तो 29 नवंबर 2017 को हुई थी भाई, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गाड़ी में सुरक्षा और सफाई के लिए ये नई दिल्ली से प्रारंभ की गई थी। कहां से की गई थी? तो नई दिल्ली से प्रारंभ की गई थी। इस चीज को नोट कर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 क्वेश्चन आपके पास है, जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो जोहान्सबर्ग, अगर मैं बात करूं जोहान्सबर्ग कहां पर हो जाएगा, ठीक है, साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग है भाई, ठीक है, साउथ अफ्रीका में हो जाएगा जोहान्सबर्ग, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। और यहीं पर सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष हुआ था आपको बताना था, तो 2002 में यहां पर सतत विकास सम्मेलन हुआ था। इसी के अलावा आपने पढ़ा होगा क्योटो सम्मेलन, ठीक है, क्योटो सम्मेलन ये कहां पर होता है? क्योटो, जापान में ये होता है। और कब होता है? 1997 में ये होता है, ठीक है। क्योटो सम्मेलन पढ़ा है ना आपने। या फिर एक हमने पढ़ा है कि रियो सम्मेलन, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन नाम से जिसे जानते हैं, रियो सम्मेलन, ठीक है, इसी को क्या कहा? पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, इसी को हमने बोला पृथ्वी सम्मेलन। और ये कब घटित होता है भाई? 1992 में ये घटित होता है, ठीक है। दोनों चीज को नोट कर चलेंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन को हम तेज कर चलेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है कि सॉल्यूशन लेंदी हो जा रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, छत्तीसगढ़ में बेलाडीला की खान प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार यूपी, उत्तराखंड, कहीं पर भी ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम रिपीटेड मिल जाता है। यह पूछ लेता है छत्तीसगढ़ में बेलाडीला की खान कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। दो क्वेश्चन यहां से नोट करके चलिएगा जिसे नहीं आता है। बेलाडीला की खान कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। और किस चीज के लिए फेमस है आपको बताना था, तो लोहा एस के लिए फेमस हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, लोहा एस के लिए फेमस हो जाएगी, ठीक है। अब अग्रग, अग्रग नहीं होगा, यहां पर अभ्रक होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अभ्रक, अभ्रक के लिए अगर मैं बात करूं तो आपने सुना होगा, अभ्रक के लिए कौन सी है? कोडरमा की खान, झारखंड में, ठीक है। अभ्रक के लिए कोडरमा, ठीक है, कोडरमा, कोडरमा की खान कहां पर है? झारखंड में हो जाएगी, ठीक है। तांबे के लिए तांबा और जस्ता, ज्वार की खान, ज्वार की खान कहां पर है? राजस्थान में। यहां से क्या मिलता है? तांबा और जस्ता, ठीक है, जस्ता और तांबा कहां से मिलता है? ज्वार की खान राजस्थान से मिलता है। कोयला आपको पता है, छोटा नागपुर की पठार, ठीक है, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार से क्या मिलता है? हमें प्रचुर मात्रा में कोयला मिलता है। इसके अलावा आपने केजीएफ पिक्चर में सुना होगा भाई, केजीएफ पिक्चर देखी होगी सभी ने, ठीक है, अकीरा वाली। इसी में बताया गया था कोलार हट्टी, कोलार, ठीक है, फिल्मों से याद करा करो, कोलार और हट्टी। कोलार और हट्टी किस चीज के लिए फेमस है भाई? सोने के लिए फेमस है। तभी तो जो केजीएफ में रॉकी भाई होता है वो सोने की खान के लिए ही तो लड़ रहा होता है। किस खान के लिए? कोलार और हट्टी की। कहां पर है? कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में हो जाएंगी कोलार और हट्टी की खाने आपकी, ठीक है। आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस, एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस टाइप है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है? तो किस दिशा में भाई? दिशा में घूर्णन करती है, दिशा में घूर्णन करती है, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है? तो कल ही क्वेश्चन कराया था कि पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करेगी भाई। बहुत बेसिक सा प्रश्न है, पश्चिम से पूरब की ओर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से। यह आपकी पृथ्वी है, ठीक है, यह आपका पश्चिम हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इधर की तरफ, ठीक है। तभी तो सूरज आपने देखा है ना, पूरब की ओर से सूरज दिखता है, तो यही कारण है कि तभी तो हमें सूरज पूरब की ओर से दिखता है, क्योंकि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। इस चीज को आपको नोट करना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास, भूकंप के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्षमता का मापन किस में, इसमें से निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो भूकंप के द्वारा, आपको पता है, अगर मैं बात करूं भूकंप की तो आपको पता है 3 वेव्स आती हैं, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लैंड और लव वेव्स भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो 3 टाइप की वेव्स आती हैं, यही वेव्स होती है जो सबसे खतरनाक और घातक होती हैं, तो एल वेव्स होती हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा घातक कौन सी होती हैं? तो एल वेव्स होती हैं। इसी जो वेव्स होती हैं, या पृथ्वी जो भूकंप आता है, इसको हम किस में मापते हैं भाई? रिक्टर पैमाने में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रिक्टर पैमाने में मापा जाता है भूकंप को, ठीक है। आपने सुना भी होगा मार्कोनी स्केल और रिक्टर स्केल, 2 तरीके से भूकंप मापा जाता है, रिक्टर और मार्कोनी स्केल से मापा जाता है, ठीक है। इस चीज को आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, ठीक है। 30 क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो परसों ही आपको पढ़ाया था इस टाइप के क्वेश्चन। डेली ना जो सॉल्यूशन कराता हूं वो देख रहा होगा तो उसके लिए बेनिफिट हो रहा होगा, क्योंकि यही सॉल्यूशन से आपको अगले पेपर में प्रश्न मिलते हैं। तो ऐसा रहता है ना कि चीजों को जितना ज्यादा हम रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर है भारत परिषद अधिनियम 1992, इससे तो नहीं हुआ है भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बताना है शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि लोकप्रिय के घटक समाविष्टि करने का प्रथम प्रयास अधिनियम के द्वारा
द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए में तो नहीं किया गया था। ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1861, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम क्या है, थोड़ा सा इसकी बातों को गहराई से जानेंगे, आपको पता होना चाहिए। इसी में भारतीयों को कानून बनाने की अनुमति दी गई थी। इसी अधिनियम के द्वारा आपको पता है भारत को कानून बनाने की अधिनियम दी गई थी। नोट करके लिखेगा पॉइंट, भारतीयों को कानून बनाने की जो अनुमति दी गई थी तो इसी के द्वारा दी गई थी। ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया किसके द्वारा? 1861 के द्वारा सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण करा गया इसी के द्वारा। और क्या है इसके में खास, इसमें पॉइंट? ठीक है, विभाग प्रणाली का प्रारंभ हुआ। ठीक है, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। ठीक है, प्रारंभ, ठीक है, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ और किसके समय हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय ये हुआ था। ठीक है, किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग भाई, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, इस चीज को भी नोट करना। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, 1861 में हुआ था। इसके अलावा गवर्नर जनरल को, जो आपका गवर्नर जनरल था, आपको पता है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, गवर्नर जनरल को क्या कहा गया था कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु इसी में यह कहा गया था इस अध्यादेश की वैधता कितनी होगी? मात्र 6 माह तक इसकी वैधता होगी। ठीक है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश किसके थ्रू जारी करने की शक्ति दी गई थी? तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। लेकिन इसी में कहा गया था कि जो अधिनियम जारी करेगा इसकी जो ज्यादा से ज्यादा अवधि क्या होगी? 6 माह इसकी अवधि होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर चलेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 आपके पास है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथन दिए रखे हैं, इन पर विचार करना है। ठीक है, तो भारत लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। ठीक है, क्या भारत लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है? बिल्कुल है, तभी तो यहां पर चुनाव वगैरह होते हैं ना, आपने देखा है, लिखित संविधान है हमारा। ठीक है, दूसरा कह रहा है भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। बिल्कुल है भाई, भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, प्रस्तावना में सीधा सीधा देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है। क्या भारत में लोकतांत्रिक समाज है? बिल्कुल है, भारत में लोकतांत्रिक समाज भाई। ठीक है, अगला है भारत का एक कल्याणकारी राज्य है। तो ये सभी, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, संविधान पढ़ा होगा, तो इसमें सारे पॉइंट आपको देखने को मिले होंगे। तो सीधा सीधा इसका बेसिक कुछ नहीं था, ऑप्शन डी 1 2 3 4 इसके उपयुक्त सभी इसका आंसर होना था। ठीक है, चारों ही हमें अपने संविधान में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके पास, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो किसी देश में आपको पता है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, लेकिन आपको भारत में बताया था, तो भारत ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है भारत में? एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता हो जाएगी भारत में। और कहां से लिया हमने? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। परसों ही बताया था ना आलिया भट्ट वाला किस्सा या अक्षय कुमार का किस्सा। अक्षय कुमार आपको पता है कैनेडियन नागरिकता उनके पास है, कनाडा की, तो उनके पास क्या है? एकल नागरिकता है। वो एक टाइम पर एक ही देश के नागरिक रह सकते हैं। ऐसा कानून किसका है? भारत का है। और किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका अगर आपको पता हो तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या होता है? फेडरल स्टेट है, आपको पता है वहां पर क्या है? देश का अलग नागरिकता होगी और राज्यों की अलग नागरिकता वहां पर होती है। ठीक है, वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। कहां पर? यूएसए में दोहरी नागरिकता का आपका प्रावधान हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को नोट कर लिखना है। और राज्य की मतलब यहां पर सीधा सीधा राज्य और देश की क्या है? अलग अलग क्या है आपकी नागरिकता हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। ठीक है, संविधान बनाने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नेफा, ठीक है, नफा नहीं नेफा के नाम से जाना जाता है, वह अब है। तो संविधान बनाने के समय हमने देखा था ना नेफा, अगर मैं इसे इंग्लिश में लिखूं NEFA, ठीक है, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एक्ट। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा नेफा। तो इसका आपको बताना है कि वो शुरू में तो उसे नेफा कहा गया, अब उसे क्या कहा जाता है? तो अब उसे अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के अलावा आपने भी पढ़ा होगा, अब यहां पर ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट है, क्योंकि लूसेंट में जो दे रखा है वही 2-3 किताबों में और दे रखा है, तो हम उसी को थोड़ा सा ऑथेंटिक मानकर चलेंगे। बाकी किसी के पास कोई सोर्स है या फिर अन्यथा अगर इसमें कोई त्रुटि हो जाएगी तो उसमें सुधार कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप लिखिए पूर्वोत्तर राज्य परिषद। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य परिषद। ठीक है ना, 6 क्षेत्रीय परिषद हमारे पास है, तो इसी के साथ साथ क्या होता है? पूर्वोत्तर राज्य परिषद। ये अधिनियम कब का हो जाएगा? पूर्वोत्तर राज्य परिषद अधिनियम कब का हो जाएगा? 1971 का ये अधिनियम हो जाएगा, पूर्वोत्तर राज्य परिषद। ठीक है, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम कब का है? 1971 का है। और ये लागू कब होता है? जब अस्तित्व में आता है। ठीक है, अस्तित्व में कब आता है? ये 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त
1972 में ये अस्तित्व में आता है। ठीक है, इस चीज को आपको नोट करना है। 8 अगस्त 1972 में ये अस्तित्व में आता है। क्या? पूर्व उत्तरीय राज्य परिषद। ठीक है, ये चीज को आपको नोट करना है। पूर्व उत्तरीय परिषद अधिनियम कब अस्तित्व में आता है? तो 8 अगस्त 72 को अधिनियम अस्तित्व में आता है। और एक्ट कब का हो जाएगा? तो अधिनियम हो जाएगा आपका 1971 का। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। ठीक है, तो 34 क्वेश्चन है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में सम्मिलित किसी विषय के संबंध में भारत में उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो आपको पता है, देखिए क्वेश्चन ना बहुत लेंदी है, थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है? विधायी शक्तियों की संघीय सूची में, ठीक है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में सम्मिलित किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की यहां पर बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्र अधिकार को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्र अधिकार है उसे कौन बढ़ाएगा? सीधा सीधा संसद तो बढ़ाएगी। संसद में जब सत्र चलेगा, सत्र में होगा कि यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है? तो संसद बढ़ा सकती है। ठीक है, और यहाँ पर जिनको क्षेत्र अधिकार है वो कौन बढ़ा सकता है? तो संसद उसको बढ़ा सकता है। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जो सीजे होता है यानी चीफ जस्टिस की मैं बात कर रहा हूं, चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति क्या करता है? आपके चीफ जस्टिस की नियुक्ति करता है। कौन करता है? जो आपका मुख्य न्यायाधीश है, वर्तमान कौन है? DYV चंद्रचूड़। ठीक है, वो आपके 50वें मुख्य न्यायाधीश है। इनकी नियुक्ति किसने करी थी? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकी नियुक्ति करी थी। इसी के अलावा आपको यह पता होना चाहिए कि न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, और जज के ट्रांसफर वगैरह कौन करता है? जो जज होते हैं ना, आपने देखा होगा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। ठीक है, हाई कोर्ट से, जो नैनीताल हाई कोर्ट है, यहां पर कोई जज है, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट बुलाना हो तो कौन बुलाएगा? उसको बुलाएगा राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति कब बुलाएगा? जब उसकी चीफ जस्टिस जो है हमारे DYV चंद्रचूड़ सिफारिश करेंगे। तो राष्ट्रपति की सिफारिश, सॉरी, चीफ जस्टिस की सिफारिश पर कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। तो ये छोटी सी ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, अगर आप इनको थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप इनको बेटर समझ पाएंगे। तो इन चीजों को समझना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 आपके पास है, भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुधार का प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। तो आपको पता है भूमि एक्ट जब हमारे पास क्या हुआ, जब हमारा संविधान निर्माण हुआ, तो आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में, गोलकनाथ, हेनरी गोलकनाथ के, ठीक है, ये पढ़े होंगे। इनके पास बहुत सारी जमीन हुआ करती थी। ठीक है, सरकार ने क्या करा कि लोगों के पास ना बहुत ज्यादा जमीनें हो गई थी। अब क्या था? अब मालिकाना हक हो जाएगा। सरकार को तो विस्तार करना है चीजों का और बाकी चीजों का। तो उस समय राजा महाराजा अनेकों के पास बहुत सारी जमीन थी, तो सरकार एक भूमि अधिनियम एक्ट लेकर आई थी। ठीक है, और उसने क्या करा, उस एक्ट को एक शेड्यूल में डाल दिया। शेड्यूल में क्यों डाला? ठीक है, अगर मैं बात करूं, यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। तो सबसे पहले नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया। अब आपको गहराई से समझना है, नवी सूची, इसका निर्माण कब होता है? प्रथम संविधान संशोधन से। ठीक है, नवी सूची का निर्माण कब हुआ? तो प्रथम, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, समझ जाइएगा, प्रथम संविधान संशोधन से होता है। और कब इसका निर्माण होता है नवी अनुसूची का? तो आपको ये नोट करना है 1951 में। ठीक है, 1951 में इसका निर्माण होता है। अब इसी में वो क्यों डाले? क्योंकि ऐसा था, मान लीजिए आपका कोई अब जमीन है, आज ही ले लीजिए एग्जाम्पल, आपके पास 200 बीघा जमीन है। ठीक है, लेकिन सरकार को वहां पर कुछ करना है, या आपके गांव में कितने हैं? 5 लोग हैं, 5 लोगों के पास इतनी जमीन है, बाकी के 1000 लोग खाली है। सरकार कोई अधिनियम लाएगी ना कि इतने भूमाफिया या फिर इस टाइप से कोई कानून, जैसे भू कानून वाला एक्ट है, थोड़ा रिलेटेबल है इससे। लेकिन यहां पर क्या था, बहुत सारी जमीन थी, अब उनकी जमीनें सरकार ले रही है, बंटवारा कर रही है, बराबर अपने पास रख रही है। तो उस समय दिक्कत क्या आई? उनका तो मौलिक अधिकार हनन हो जाएगा। ठीक है, वो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, वहां पर चैलेंज कर देंगे कि हमारा मौलिक अधिकार हनन हो गया है, आप हमें संरक्षण दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा बिल्कुल सही बात है, इनकी जमीन है, आप इनको दे दो। तो इस चक्कर में क्या करा सरकार ने, नवी अनुसूची में इसको रख दिया। ठीक है, नवी अनुसूची में यह कहा गया था कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। मतलब किसी भी एक्ट को, अगर किसी भी चीज को आपने नवी अनुसूची में रख दिया है तो उसे आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहां पर एग्जांपल देता हूं, कश्मीर, ठीक है, धारा 370 कश्मीर में हटी है ना, तो शायद मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूं, तो धारा 370 को भी अनुसूची 9 में रखा गया है। क्यों? कभी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं हो सकती है, वो चैलेंजेबल नहीं है। पर जो जज है उसको इतना राइट है, वो देख सकता है कि इसको बनाने में कहीं धोखाधड़ी या फिर कोई गलतियां तो नहीं हुई है, इतना अधिकार जज के पास है, पर वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अब यहां पर नवी अनुसूची आपको पता लग चुका होगा क्या है, क्यों इसे कहा गया, क्यों इसे बनाया गया। ठीक है, और इसमें क्या क्या है। बात करें हम 7वीं अनुसूची की, तो 7वीं अनुसूची क्या है भाई? केंद्र राज्य के संबंध। ठीक है, 7वीं अनुसूची क्या है? केंद्र और राज्य के संबंध। ठीक है, केंद्र तथा राज्य के संबंध। यहां पर क्या है? संबंध का मतलब क्या है? आपको पढ़ा होगा आपने कि 3 प्रकार की हमारे पास सूचियां आती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की सूचियां हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले आ जाएगी संघ सूची। ठीक है, संघ सूची,
दूसरी हम पे आती है राज्य सूची, ठीक है, राज्य सूची। तीसरी आती है हम पे समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची आ जाएगी। तो ये तीनों सूचियां होती हैं। इस सूची में क्या है, संघ कानून यानी केंद्र कानून बनाएगा, इस सूची में राज्य कानून बनाएगा, इस सूची में दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। लेकिन अगर कोई समवर्ती सूची में कोई भी कानून बनाने में कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो गया या मतभेद हो गए तो अंततः जो संघ सूची यानी केंद्र का फैसला इसमें माना जाएगा। अब आपने देखा होगा ना अलग अलग बंटवारे हैं, जैसी अगर मैं बात करूं रेल है, ठीक है, या फिर डिफेंस है, वो किसके अंतर्गत आता है, संघ सूची के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि राज्य सूची में क्या आता है, आर्थिक नियोजन, ठीक है, इस प्रकार की जो पुलिस होती है राज्य की वो राज्य के कंट्रोल में आती है। ये सब बंटवारा जो शक्तियों का हुआ है केंद्र राज्य की 7वीं अनुसूची में हुआ है, ठीक है। इसके अलावा 10वीं अनुसूची, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है 10वीं अनुसूची, ठीक है, ये 10वीं अनुसूची का आपको बताना चाहिए, ठीक है। 10वीं अनुसूची आपने पढ़ी भी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है 10वीं अनुसूची। इसमें क्या है, दल बदल कानून, ठीक है, इसमें क्या है, दल बदल कानून, दल बदल, ठीक है। राजीव गांधी जी के समय इसको लाया गया था दल बदल कानून को, कब भैया, 52वां संविधान संशोधन कर बात कर रहे हैं हम 1985 की। राजीव गांधी के समय यह आता है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जब दल बदल कानून आया कौन सी अनुसूची में उसे रखा गया, तो 10वीं अनुसूची में उसे रखा गया। और कौन सा संविधान संशोधन था, तो 52वां, ठीक है। कब हुआ, 1985 में हुआ। तब प्रधानमंत्री कौन था, राजीव गांधी थे। एक ही क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। यही है प्रैक्टिस सेटों का सॉल्यूशन। इसीलिए बोलता हूं खुद से पेपर दो, ट्राई करो। जिसको भी पेपर देने हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में नीचे लिंक दी है, आप वहां से प्रैक्टिस सेटों में जुड़ सकते हैं, खुद से दे सकते हैं और अपना टेस्ट कर सकते हैं कितना आपको आता है, ठीक है। बात करें 5वीं अनुसूची की, तो 5वीं अनुसूची, भाई 5वीं अनुसूची में क्या है, SC एंड ST के क्षेत्राधिकार, ठीक है। SC ST के क्या है यहाँ पर, क्षेत्राधिकार और प्रशासन के नियम, ठीक है। SC ST के आपने देखा है ना, क्षेत्राधिकार के प्रशासन के नियम किसमें है, तो 5वीं अनुसूची में वो हो जाएंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 के आपके पास नीचे दिए गए शब्दों का अपूर्ण अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित कीजिए। तो यहां पर कुछ शब्द दिए हुए हैं आपके पास, तो उन शब्दों का अपूर्ण रूप से वो हैं, ठीक है। मतलब ये एक टाइप का रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई, आपको समझना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बीच में आ चुका है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक ये दिया हुआ है इन सभी का, ठीक है। यहां पर आपको बताना है पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा। अब यहां पर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, वायुदाब होगा भाई, ठीक है। सबसे पहले वायुदाब होगा, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा आपका, वायुदाब के बाद क्या होगा, जब वायुदाब होगा तो वर्षा होगी, ठीक है ना, वर्षा हो जाएगी भाई, ठीक है। तो वर्षा हो जाएगी तो ऑप्शन 4 आपका सेकंड नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, जब वर्षा आएगी भयंकर तो क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। वर्षाओं के बाद क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, तो 5वां फिर से आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जब बाढ़ आएगी, ठीक है, तो बाढ़ आने के बाद क्या होगा, संरक्षित उसको करा जाएगा, ठीक है। बाढ़ आने के बाद क्या होगा, संरक्षित उसको करा जाएगा, तो यहां पर 1 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद क्या होगा, राहत कार्य चलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 वाला फिर आ जाएगा राहत कार्य। तो 2 4 5 1 3, 2 4 5 1 3 ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो चीजों को पजल दिया हुआ था, इसको एक पजल टाइप में आपको एक सॉल्व करना था, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो ये क्वेश्चन समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका, अगर आपने पढ़ा होगा DPSP, ठीक है, DPSP यानी अगर मैं बात कर रहा हूं डायरेक्टिव स्ट्रेस और प्रिंसिपल पॉलिसी, ठीक है, यानी नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। इसमें आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 50, ठीक है, अनुच्छेद 50 50-50 जिसको हमने कहा, ठीक है। इसमें क्या है, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है इन दोनों का पृथकीकरण इसमें दिया हुआ है। तो यहां पर ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बात करें कौन से भाग में आते हैं, तो भाग 4 में आ जाएगा भाई, ठीक है। बार बार बताया है, भाग 4 में क्या आता है, DPSP आपका आता है। और अनुच्छेद पूछ लेता है किस अनुच्छेद से है, तो 36 से लेकर 51 तक, ठीक है, 36 से लेकर 51 तक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके 36 में हो जाएंगे, ठीक है, 36 से 51 में। और इनके बारे में क्या कथन आता है, क्या ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि अगर आपको जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो उसमें प्रावधान दिए गए हैं, समान कार्य हेतु समान वेतन, या फिर आपको अनेकों इसमें प्रावधान दिए गए हैं, इनको लागू करने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है ये चीजें, ठीक है। कौन से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और ये बात आना था आपको, कार्यपालिका न्यायपालिका पृथकीकरण कितने में है, तो अनुच्छेद 50 में, ठीक है, अनुच्छेद
50 में, और ये अनुच्छेद 50 किसके अंतर्गत आता है, तो ये डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना के बारे में बताया है। अगर पूछेगा प्रस्तावना कहां से ली गई है, तो यूएसए से, ठीक है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना ली गई है। लेकिन इसकी भाषा आपसे पूछेगा, भाषा कहां से ली गई है, तो भाषा आपसे ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। भाषा कहां से ली गई है प्रस्तावना की, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मौलिक अधिकार, ठीक है, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकार को। कौन सा भाग हो जाएगा, भाग 3 हो जाएगा, ठीक है, भाग 13 से, ठीक है, भाग 13 से अनुच्छेद कितना हो जाएगा, फिर अनुच्छेद हो जाएगा आपका 13 से लेकर 36 तक इसमें अनुच्छेद हो जाएंगे, ठीक है। भाग 13 से लेकर 36 तक इसमें अनुच्छेद हो जाएंगे, ठीक है। यहीं पर बात करें 7वीं अनुसूची, अभी बताया था 7वीं अनुसूची में आपको क्या है, ठीक है, 7वीं अनुसूची बताया था संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों प्रकार की सूचियां यहां पर बताई थी। केंद्र राज्य का बंटवारा, ठीक है, मतलब शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 क्वेश्चन है आपके पास। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है, कथन, और इनके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका हो जाएगा आपका, अगर मैं बात करूं तो एडम स्मिथ भाई, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एडम स्मिथ का क्या कथन था, जो अर्थशास्त्र है ये क्या है, धन का विज्ञान है, इनका सिंपली कथन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, 39 की ओर, ठीक है। एक सरल अर्थव्यवस्था में जहां सरकार बड़ा व्यापार अथवा बचत नहीं करती है, वहां राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो एक सरल अर्थव्यवस्था में जहां सरकार बड़ा व्यापार अथवा बचत नहीं करती है, वहां राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होगी, व्यय विधि से होगी क्या, बिल्कुल होगी व्यय विधि से भाई, ठीक है। आय विधि से हो जाएगी तो यहां से भी हो जाएगी, उत्पादन विधि से इससे भी होगी, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो बच्चे सोचते हैं इकोनॉमी छोड़ के जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको ना कभी एनालिसिस करना 6 से 7 प्रश्न हमेशा इकोनॉमी के देखने को मिलते हैं, बट आपको पता नहीं लगता है कि इकोनॉमी से आ क्या रहा है, कैसा आ रहा है। तो ऐसे टाइप के प्रश्न आ गए तो आप समझ जाएंगे अर्थव्यवस्था दिख गया तो डायरेक्ट इकोनॉमी है। लेकिन वो स्टैटिक क्वेश्चन भी यहाँ से उठा लेता है, ठीक है, चाहे आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे आपके वो किसी और तरीके से रिलेटेड हो, तो वो अर्थव्यवस्था से उठा लेता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाना था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। अब यहां पर राष्ट्रीय विकास परिषद आपने सुना होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, एक मिनट, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है भाई, अगर हम बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष की, तो भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। अंतरराज्यीय परिषद एक आता है, अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद, ठीक है, राजकीय परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका भी प्रधानमंत्री होता है। यानी वर्तमान में कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, किसके, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब ये राष्ट्रीय विकास परिषद है क्या, अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय विकास परिषद की, तो इसकी स्थापना आपको पता है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होती है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है 6 अगस्त 1992 को, 6 अगस्त 1992 को होती है। इसका कार्य क्या होता है, आपने सुना होगा 5 ईयर प्लान, यानी पंचवर्षीय योजना। शुरू में कौन तैयार करती थी, राष्ट्रीय विकास परिषद करती थी, अब तो ये भंग हो चुकी है। लेकिन इसकी स्थापना पूछी जाती है तो 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है, तो अंतरराष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। काफी लोग उलझ जाते हैं, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, 1000 बार बताया है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष आपका वित्त मंत्री होता है भाई, ठीक है। वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, आपने देखा होगा ना, बजट वगैरह पेश करती है, तो वही क्या होती है, जीएसटी परिषद की अध्यक्ष होती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में देश की मुद्रा का मूल्य में कम करना क्या कहलाता है, तो कम हो जाएगा यहाँ पर, अन्य देशों की तुलना में अपनी मुद्रा को गिराना। भाई आपको पता है यूएसए डॉलर, $1 अगर मैं बात करूं, $1 के मुकाबले रुपया कितना है, अभी वर्तमान में 80 चल रहा हो। सरकार क्या करेगी, कल को फैसला ले लेगी कि $1 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, $1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 100 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे सरकार ने क्या करा कि अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया, मतलब अपनी मुद्रा को गिरा दिया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अवमूल्यन, ठीक है, क्या बोलेंगे, अवमूल्यन बोलेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें आपका निर्यात बिल्कुल महंगा हो जाएगा, ठीक है, निर्यात महंगा हो जाएगा, नहीं सॉरी, निर्यात सस्ता हो जाएगा, ठीक है। अगले जो विदेशी को आप निर्यात करेंगे तो निर्यात करना इसमें सस्ता हो जाता है। लेकिन जब कुछ आप विदेशों से सामान मंगाएंगे, क्योंकि आप डॉलरों में पेमेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका आयात, क्या हो जाएगा,
आयात इसमें महंगा हो जाएगा भाई, ठीक है, महंगा हो जाएगा ना। आप पेट्रोल खरीद रहे हैं अभी, अगर आपको 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, ठीक है, 1 लीटर आपको पेट्रोल मिल रहा है $1 में, तो उसके लिए आप क्या दे रहे हो, 80 रुपए दे रहे हो, ठीक है। आप तो अपनी करेंसी को एक्सचेंज करोगे ना इंटरनेशनल मार्केट में जब जाओगे, तो अगर $1 के बदले आपको 80 देने हैं और 100 देने हैं, कौन सा ज्यादा है, 100 रुपए ज्यादा है ना, तो सीधा सीधा आपका आयात क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप कोई चीज निर्यात करोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो नहीं है वाले प्रश्न भाई सत्य नहीं है, ये आ गया है गोला करके, दोबारा स्टार कर कर पढ़ेंगे दोबारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो कथन पढ़ते हैं अब। आरबीआई देश का केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है। बिल्कुल भाई, आरबीआई क्या है, केंद्रीय बैंक है हमारा, जो नेशनल बैंक, सॉरी केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और राज्य सरकारों का बैंकर है, मतलब राज्य सरकारों के जो बैंकर होते हैं इनको ऋण वगैरह कौन देता है, तो आरबीआई देता है। दूसरा है आरबीआई देश और विदेशी निधियों का संख्याक है, ठीक है। तो बिल्कुल है भाई, आरबीआई देश, कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है, हाँ, तो ये सही हो जाएगा, आरबीआई देश और विदेशी निधियों का संख्याक है, बिल्कुल सही है भाई, दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला पॉइंट है, आरबीआई की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। बिल्कुल गलत। अगर आपने आज देखा होगा डीएलएड का पेपर का सोल्यूशन करवाया था, तो ना अब ये आप कोइंसिडेंस कहिए या फिर आप ये कहिए कि एक्यूरेसी, ठीक है। सर ने पिछले 3-4 दिन के आप पेपर देखना, जो स्टूडेंट हैं वो देख ही रहे होंगे, आप वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखिएगा, उसमें ना आपको रिलेटेबल क्वेश्चन मिलेंगे। वही क्वेश्चन, चाहे वो पूर्ण स्वराज का क्वेश्चन हो, 1929 वाला हो, आरबीआई का क्वेश्चन हो, सेम क्वेश्चन आपको डीएलएड के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए हर बार बोला है, आपकी जो इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, मैं मैक्सिमम जब सॉल्यूशन कर रहा था उस पेपर का, जब मैंने देखा मेरे पास पेपर थोड़ा लेट आया था, इसलिए सॉल्यूशन लेट बना उसका, तो मैं उसमें देख रहा था यूपीपीएससी, ठीक है, यूपीपीएससी, ठीक है, यूपीपीसीएस से उसमें क्वेश्चन आए थे। एसीसी का पेपर है, तो मैक्सिमम ना उस 50 जीएस के क्वेश्चनों में से मुझे जो थे 38 या 39 क्वेश्चन जो थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले थे। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस बच्चे ने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाकर जाता है तो निश्चित तौर पर मान के चलिए उसका उद्धार हमेशा से होता है। अब यानी डिक्टो क्वेश्चन आ जाएगा, आरबीआई पूछा है, किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, मतलब क्या है, कहने का मतलब आरबीआई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप करके नहीं जाना है, चाहे इसका पहला गवर्नर हो, स्थापना हो, कुछ भी चीज हो, इसकी वो क्या करके जानी है, आपको देख कर जानी है। तो यहां पर कह रहा है आरबीआई की स्थापना 1949, तो आरबीआई की स्थापना भाई आपको पता है, कल ही बताया था, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, सत्य नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सत्य नहीं था। अगला पॉइंट था, आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। बिल्कुल है भाई, देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया की ज्योति पूंजी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो एशिया, लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, बापू, ठीक है, बापू इनको कहा जाता है, या फिर इनको ही क्या कहा जाता है, अर्धनग्न फकीर, ठीक है, अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर, नग्न फकीर। ये क्वेश्चन आया ना, ये क्वेश्चन आया था आज डीएलएड के पेपर में कि सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो परसों भी बताया था, सुभाष चंद्र बोस रेडियो से संबोधन करते हुए राष्ट्रपिता किसको कहते हैं, महात्मा गांधी जी को कहते हैं। तो सेम प्रश्न उसमें आया था, परसों ही सॉल्यूशन में करवाया था, जो छात्र देख रहे हैं क्लास वाले हैं उनको तो पता है। अगला है महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी, इनका जो मूल नाम था क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ इनका मूल नाम हो जाएगा। महावीर स्वामी का सिद्धार्थ क्या था, इनका मूल नाम था। इसके अलावा इनको क्या कहा, निग्रंथ, ठीक है, निग्रंथ इनको कहा जाता था, क्या कहा जाता था, निग्रंथ इनको कहा जाता था। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद भाई, इनका जो मूल नाम था नरेंद्र, ठीक है, नरेंद्र मोदी नहीं, इनका जो मूल नाम था वो नरेंद्र था। तो कौन बचता है, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एशिया का प्रकाश या लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को नोट करके लिखेगा, एशिया का किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध जी, गौतम बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। अब ये कैसे पता लगा हमें, ये पता लगा था हमें किताब से। किसकी किताब, गौतम बुद्ध की एक किताब लिखी गई थी लाइट ऑफ एशिया नाम से, एडविन अर्नाल्ड के द्वारा, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसके द्वारा, तो एडविन, ठीक है, एडविन अर्नाल्ड के द्वारा, ठीक है, अर्नाल्ड, ठीक है, एडविन अर्नाल्ड, ठीक है, एडविन अर्नाल्ड के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिख लीजिएगा, पूछ लेगा कभी, लाइट ऑफ एशिया बुक किसकी है, तो एडविन अर्नाल्ड जी की है। इसी में इन्होंने क्या कहा था, जो गौतम बुद्ध है वो लाइट ऑफ एशिया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, नगरों का
क्रमिक पतन किस काल के एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का क्रमिक पतन किस काल के एक महत्वपूर्ण विशेषता थी भाई, ये आपको बताना था। तो ये थी मेरे ख्याल से गुप्त काल की, ठीक है। तो गुप्त काल की विशेषता थी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुप्त काल की विशेषता हो जाएगी। इसी में हिंदू मंदिरों की निर्माण कला किसमें शुरू हुई थी? जो हिंदू मंदिर है हमारे, ठीक है, वो किसके उसमें बनने शुरू हुए थे भाई? गुप्त काल में हिंदू मंदिर बनने शुरू हुए थे, ये चीज आपको नोट करनी है। इसके अलावा, ठीक है, राष्ट्रकूट एक क्वेश्चन आया था आज के डीएलएड के पेपर में, इसकी स्थापना कौन करता है? दंती दुर्ग, ठीक है, दंती दुर्ग इसकी स्थापना करता है राष्ट्रकूट वंश की। और इन्हीं के उससे हमें क्या देखने को मिलते हैं? राष्ट्रकूटों का हमें पता है एलोरा कैलाश मंदिर, ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर, एलोरा के कैलाश मंदिर, ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर किसकी देन है भाई? ये हो जाएगी राष्ट्रकूटों की देन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा ऑप्शन डी, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जो व्यवस्था थी वो कहाँ मिलती है हमें? सातवाहन युग में, ठीक है। सातवाहन युग में क्या मिलता है? ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जो वो मिलती है, वो कहां पर मिलती है हमें? व्यवस्था, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की व्यवस्था कहां पर मिलती है? तो ये मिलती है हमें सातवाहन युग में। इसके अलावा जो शीशे के सिक्के चलाए थे वो किसने चलाए थे? सातवाहन युग ने शीशे के सिक्के चलाए थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके चलेंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में यह कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति परसों भी क्वेश्चन आया था, किसने अपनाई थी? बलबन ने, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में लगातार यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, कुछ नया नहीं आता है। मैं आपको बताऊं 80% स्टूडेंट क्या करते हैं पता है? 80% स्टूडेंट ये कोशिश करते हैं कि यार इस बार उसने कैसा पेपर बनाया था, बुक से तो एक भी प्रश्न नहीं आया था। पहली बात है ये क्वेश्चन भी बुक से है। दूसरी बात यह है आपको समझनी है कि वो कैसे क्वेश्चन कहां से बनाता है, ये आप कभी नहीं पहचान पाओगे। वो कभी हिंदी आसान दे देता है, कभी उत्तराखंड आसान दे देता है। तो एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना छोड़ दीजिए। दूसरा आपको काम क्या करना है कि अपने बेसिक क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। आप क्या भागते हैं? आप भागेंगे, आप देखेंगे 80 क्वेश्चन जो है आप 100 नंबर के पेपर में, ठीक है, कल सचिवालय रक्षक का पेपर है। अब बच्चे 100 नंबर का पेपर को क्या है? फ्री हिट समझ कर आएंगे। पहली बात, अगर आपका वो पेपर है बहुत तरीके से उस पेपर को करिएगा, ठीक है। दूसरी बात यहां पर है कि इस पेपर को नो बॉल और फ्री हिट नहीं लेनी है, क्योंकि जिनका एग्जाम निकल चुके हैं ना ऑलरेडी, वो 100 के 100 गोले मार कर आएंगे। तो जिन छात्रों का इसमें लगता है कि यार कहीं नहीं हुआ चयन, यही अंतिम जो है हमारी होप है, तो इसमें उन्हें ट्राई करना है, अच्छे तरीके से करना। दूसरा, अब कल पेपर में आप देखेंगे 80 प्रश्न, 80 प्रश्न आपको मिलेंगे पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। आज भी दावा कर रहा हूं, ये चीज नोट कर लीजिएगा। आपको जो पूर्व परीक्षा मतलब रिलेटेबल क्वेश्चन, यानी कि सेम क्वेश्चन उसी टॉपिक से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसमें से मुश्किल से आपको मैं बता देता हूं 15 से 15 क्वेश्चन, मान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे, थोड़ा सा नए होंगे, ठीक है। इनमें से भी जो 10 क्वेश्चन होंगे ना, नए भी नहीं होंगे, वो मॉडिफाइड होंगे, थोड़ा अलग लैंग्वेज में घुमा के दे देगा। बस मात्र 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे इसमें से जो बिल्कुल नए प्रश्न होंगे। और जो 90% जनता है हमारे उत्तराखंड की बच्चे, वो इसकी तरफ भागेंगे कि ये 10 प्रश्न कहां से दिए थे। इस 10 प्रश्न को अगर छोड़ भी देंगे ना, तो 90 प्रश्न आपके हाथ में है भाई। तो मेरिट तो 90 क्वेश्चन ही बनाएंगे, जो आपका सिलेक्शन करवाएंगे 90 क्वेश्चन करवाएंगे। ये 10 क्वेश्चन उसने डाले हैं मेरिट डिसाइडिंग के लिए, उनको भूल जाइए। हर पेपर में छोड़ दीजिए 10 क्वेश्चन, क्यों करना है पूरे नंबर का क्वेश्चन? 90 नंबर करके आइए, एक्यूरेसी के साथ सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो यहां पर बता रहा था रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। इसके अलावा इल्तुतमिश, इसको क्या कहा गया है? गुलामों का गुलाम। किसको कहा गया है? गुलामों का गुलाम, ठीक है, गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम किसको कहा गया है? तो इल्तुतमिश को कहा गया है, गुलामों का गुलाम कहा गया है इल्तुतमिश को। इसके अलावा इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी, परसों ही बताया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके समय हुई थी? अलाउद्दीन, ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी करिएगा इसको, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार नियंत्रण प्रणाली। दूसरा, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण, ठीक है। तीसरा, इसी के समय क्या हुआ? सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली शुरू हुई थी, एफएसटी, ठीक है, एफएसटी आपने सुना होगा, फिरोज शाह तुगलक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के समय अनेकों विभागों की स्थापना हुई थी। लगातार डेली क्लास में करा रहा हूं। फिरोज शाह तुगलक को नहरों का अत्यधिक विस्तार किसके समय हुआ था? नहरों का, ठीक है, नहरों का अत्यधिक विस्तार पूछता है किसके समय हुआ था? तो एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था। इसी के समय दीवाने बंदगान, दीवाने इस्तगान, ठीक है, दीवाने बंदगान, दीवाने इस्तगान किसके समय शुरू हुए थे? फिरोज शाह तुगलक के समय ये हुए थे, परसों ही कराया है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। कृषकों की सहायता के लिए किसने मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं
कबूलियत की व्यवस्था प्रथा शुरू करी थी? तो पट्टा, अगर आपने सुना भी होगा, पट्टा शब्द थोड़ा सा रिलेट कर रहे होंगे। पट्टा शब्द कैसे आप करते हैं ना, कभी जमीन लेने गए या देहरादून में या कहीं भी जहां भी आप रह रहे हैं, हल्द्वानी रह रहे हो, तो आप देखते होंगे कि यार जमीन ले लेनी है लेकिन ये पट्टे की जमीन है। तो ये व्यवस्था, ठीक है, ये बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। तो कृषकों की सहायता के लिए किसने, मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा कबूलियत व्यवस्था का प्रारंभ किया था, पूछेगा। तो ये सीधा सीधा किया था आपका ऑप्शन ए दिख रहा होगा, शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने ये शुरू किया था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने कोही, ठीक है, ये कृषि विभाग इसने शुरू करा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अकबर, ठीक है, अकबर का एक सेनापति था, ठीक है, अकबर के वहां पर एक टोडरमल था, सॉरी, ठीक है, अकबर के पास क्या था, टोडरमल था। उसने क्या करा था, दहशाला प्रणाली, ठीक है, दहशाला प्रणाली, दहशाला, ठीक है, दहशाला प्रणाली, प्रणाली, ठीक है, किसने शुरू करी थी भाई, अकबर के दरबार में टोडरमल ने, ठीक है, टोडरमल ने, टोडरमल ने। क्वेश्चन बन जाता है दहशाला प्रणाली किसके समय हुई थी, अकबर के समय हुई थी। किसने करी थी, तो ये करी थी टोडरमल के द्वारा ये की गई थी। ठीक है, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको बता दिया है, नगद वेतन, ठीक है, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण या फिर दाग या धुलिया प्रथा, सब इसी के समय शुरू हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई थी। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 आपके पास है, सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किस सिख गुरु को जाता है? तो सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय जिस सिख गुरु को जाता है, उस सिख गुरु का आपको नाम बताना था। तो उनका नाम था गुरु हरगोविंद सिंह जी, उनका नाम था। तो सीधा सीधा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने खुद को क्या कहा था भाई, सच्चा बादशाह। ठीक है, सच्चा बादशाह किसने अपने आप को कहा था, तो ये कहा था गुरु गोविंद सिंह जी ने। इन्हीं ने सिखों के लिए 5 चीजें अनिवार्य बताई थी। ठीक है, 5 चीजें अनिवार्य बताई थी सिखों के लिए, कौन सी, ठीक है, कंगा, ठीक है, कंगा, कच्छा, ठीक है, कंगा, कच्छा, कृपाण, ठीक है, कृपाण, और क्या बताया था, कंगा, कच्छा, कृपाण। इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका, कड़ा, ठीक है, कड़ा, ठीक है, इसके अलावा बताया था कड़ा और केस बताया था। ठीक है, कड़ा और केस, ये सिखों के लिए 5 चीजें अनिवार्य किसने बताए थे, गुरु गोविंद सिंह जी ने बताए थे। इसके अलावा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव, तो जहांगीर ने क्या करा था इनको, जहांगीर ने फांसी दी थी। ठीक है, जहांगीर ने किसको फांसी दी थी, तो 5वें सिख गुरु, ठीक है, 5वें सिख गुरु जहांगीर को किसने फांसी दी, ठीक है, जहांगीर ने किसको फांसी दी थी, तो 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी। लगातार एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है। और अर्जुन देव ने ही क्या करा था, आदि ग्रंथ की रचना करी थी। ठीक है, सिखों के आदि ग्रंथ, ठीक है, आदि ग्रंथ की रचना की थी किसने, अर्जुन देव ने की थी। गुरु तेग बहादुर, सिखों के 10वें गुरु, ठीक है, इनकी हत्या कौन करवा, गुरु सिखों के 9वें गुरु, सॉरी, ठीक है, 9वें गुरु हो जाएंगे। इन गुरु की हत्या कौन करवाता है भाई, इन गुरु को जो औरंगजेब होता है, ठीक है, इस्लाम ना कबूल करने पर औरंगजेब, ठीक है, ये क्या करते हैं, इस्लाम कबूल नहीं करते हैं, तो औरंगजेब क्या करते हैं, गुरु तेग बहादुर को फांसी दिलवा देते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या है, गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु, औरंगजेब फांसी दे देते हैं इनको, क्यों, क्योंकि ये इस्लाम कबूल नहीं करते हैं। तो ये चीजें आपको नोट करनी है। सिखों के बारे में जो गुरु हैं उनके बारे में बहुत प्रश्न बनते हैं, आपको पता है, और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था, जिसने मुगल सम्राट फारूक शेर से शाही फरमान प्राप्त किया? तो फारूक शेर से जो शाही फरमान प्राप्त किया था, आपको बताना है किसने किया था, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो जॉन सरमन ने, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉन सरमन क्या करते हैं, मुगल सम्राट फारूक शेर के शाही फरमान प्राप्त करते हैं, कौन, जॉन सरमन जी करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? आज बात करें आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है, तो 1 नवंबर, ठीक है, या आंग्ल नेपाल युद्ध आपका कब शुरू होता है, आपने पढ़ा भी होगा, आंग्ल नेपाल युद्ध शुरू होता है आपका 1 नवंबर 1814 को। ठीक है, 1 नवंबर 1814 को ये शुरू होता है आंग्ल नेपाल युद्ध, और ये चलता कब से कब तक है भाई, 1814 से चलता है 1816 तक। आपने देखा है ना, उत्तराखंड के इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, संगोली की संधि आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो जिस समय आंग्ल में नेपाल युद्ध चल रहा होता है, तो लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ पर गवर्नर जनरल होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर आपका। इन्हीं के बारे में हमको पता है। आंग्ल नेपाल युद्ध की अगर मैं बात करूं, तो युद्ध अधिकार की घोषणा कब होती है, 1 नवंबर 1814 को युद्ध अधिकार की घोषणा होती है। इसके बाद 1814 से 16 तक ये युद्ध चलता है। 27 अप्रैल को एक संधि होती है। ठीक है, 27 अप्रैल को एक संधि होती है अंग्रेज और गोरखाओं के बीच,
ठीक है, अंग्रेज और गोरखाओं के बीच 27 अप्रैल 1800 कब होती है? 15 में ये संधि होती है। लेकिन इसे अंग्रेज क्या करते हैं, सॉरी गोरखा इसे अस्वीकार कर लेते हैं। फिर अंग्रेज क्या करते हैं, गोरखाओं पर दोबारा चढ़ाई करते हैं। अंततः आपको पता है फिर 1816 में क्वेश्चन आता है मार्च, ठीक है, ऑथेंटिक यही है, अभी तक आयोग ने भी इसको माना है, अलग अलग जगहों में अलग किताबों में आप पढ़ते होंगे। संगौली की संधि हो जाती है फिर, ठीक है, संगौली की संधि, ठीक है, संगौली की संधि कब होती है? मार्च 1816 में। नेपाल इसे मान लेता है क्योंकि अंग्रेज वहां पर चढ़ाई कर नेपाल का हिस्सा आधा कब्जा लेते हैं। फिर अंग्रेजों को, नेपालियों को क्या है, जबरदस्ती झुकना पड़ता है अंग्रेजों के आगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास है, 24 मई 2022 को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है भाई? आपको देखिए मैंने बोला था ना अभी करंट अफेयर बोला है। करंट अफेयर ये नहीं कि आपको सिर्फ 2023 के हम अभी तक के करंट अफेयर दे देंगे, उसके लिए हम संडे को स्पेसिफिक टेस्ट करवाते हैं। पर वहां पर कोशिश ये की जाती है कि जो ये आपके 24 मई 2022 वाले ये प्रश्न है, ठीक है, ये जो पिछले करंट अफेयर है वो इस पेपर में डाले जाए क्योंकि थोड़ा फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। तो 24 मई 2022 को स्वास्थ्य सेवाओं में ड्रोन लॉन्च करने वाला राज्य जो पहला बना था वो था अपना प्यारा उत्तराखंड, ठीक है, देवभूमि उत्तराखंड था जो स्वास्थ्य सेवाओं में ड्रोन प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य बना था, तो उत्तराखंड बना था, ठीक है। इसके अलावा आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का पहला हिमालयन उद्यान स्थापित किया जाएगा, हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया जाएगा, तो रानीखेत के पास एक जगह है सोनी, ठीक है, शायद मेरे ख्याल से सोनी में ये स्थापित किया जाएगा रानीखेत। वैसे फिलहाल आप रानीखेत को याद रखिए, रानीखेत कहां पर है? अल्मोड़ा में हो जाएगा रानीखेत, ठीक है, अल्मोड़ा में रानीखेत हो जाएगा और अल्मोड़ा में ही इसको स्थापित किया गया है रानीखेत में। देश का जो पहला हिमालयन स्पाइस पार्क है, ठीक है, मसाला उद्यान आपका हो जाएगा सोनी रानीखेत में हो जाएगा। इसके अलावा रानीखेत आपको बताया था, इसका जो पूर्व नाम है वो ऑकलैंड होल स्टेट इसका नाम हो जाएगा। लोहा घाट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, लोहा घाट का लोह नगरी इसको बोला जाता था, लोह नगरी इसको बोला जाता था, किसको? लोहा घाट को लोह नगरी बोला जाता था। ये चीजें नोट कर चलना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। जलदूत ऐप किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है? तो बहुत बेसिक सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न में ना फंस जाते हैं बच्चे, ठीक है। जलदूत ऐप देखा तो जल एवं पर्यावरण मंत्रालय या फिर आपने वन जलवायु परिवर्तन मार दिया होगा, ऑप्शन डी सीधा। लेकिन क्वेश्चन को समझना है, जलदूत ऐप जो शुरू किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट था भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे करंट अफेयर का। 1 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया था? तो चुनाव से पहले ममता दीदी, ठीक है, ममता दीदी अगर बात करें, ममता कहाँ की मुख्यमंत्री हैं? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हो जाएंगी। इन्होंने ही घोषणा करी थी कि 1 अगस्त 2022 को क्या है, पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में आपने सुना होगा उत्तराखंड में भी जो धामी जी हैं उन्होंने बोला है 4 नए जिले बनाए जाएंगे। तो इन जिलों में प्रस्ताव जो रखा गया है भाई, पहले तो रानीखेत का रखा गया है, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, करंट अफेयर में क्वेश्चन जरूर डालूंगा, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। फिलहाल के लिए जो कटिंगें होती हैं अखबार की, डेली न्यूज़पेपर की कटिंग हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, तो यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, इसके अलावा अबाउट सेक्शन में आ रही होगी। जो भी छात्र, चाहे वो कोर्स वाले छात्र हैं, आप भी डेली जुड़ जाइएगा भाई। डेली करंट अफेयर फ्री में आपको कहां पर मिल जाते हैं? टेलीग्राम चैनल में न्यूज़पेपर की कटिंग मिल जाती है, वहीं से आपके ना डिक्टो प्रश्न बनते हैं। मैं आने वाले टाइम पर ना, अभी टाइम नहीं लग पाता है, वरना मैं आपको साक्ष्य के साथ दिखाता कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं। बहुत टाइम लग जाता है इन चीज़ों को ढूंढने में। अब कभी मैंने फाइल भेजी है, ठीक है, मान लीजिए आज मैंने कोई न्यूज़पेपर की कटिंग भेजी, आज से 3 महीने बाद आपका कोई पेपर हुआ एसआई का, अब 2 प्रश्न वहां से आ गए, तो उन चीज़ों को ना ढूंढने में टाइम लगता है। तो इतना समय नहीं होता है क्योंकि आप समझदार हैं, आप पढ़ते हैं, आपको पता होता है आपकी क्लास लानी होती है, बाकी चीज़ें होती हैं, तो इन्हीं चीज़ों में थोड़ा सा समय लग जाता है। आप क्या है, समझदार हैं, उन न्यूज़पेपर की कटिंग्स को पढ़िए डेली, उनके नोट्स बनाइए, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। डेली में कम से कम 10-15 कटिंग भेजता हूँ, उन कटिंग में ना आधी कटिंग आपको ऐसी याद होती है, ठीक है। आपको पता है कोई चीज़ें चर्चाओं में रह रही हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बहुत से बच्चे सोचते हैं यार अब उत्तराखंड के ना बांध है, मान लीजिए उत्तराखंड के बांध है या कोई नदी परियोजना है, सारी नदी परियोजनाएं रटने लग जाते हैं। भाई सारी कभी रटने की जरूरत नहीं होती है। पहले तो आप बेसिक सी चीज़ है जो परीक्षावाणी है उन किताबों को क्लियर करिए जो आपकी वहाँ पर परियोजना है। उसके अलावा जो चर्चा में रह रही है, अब जमरानी बांध है, इस बार जमरानी बांध आपके मेरे ख्याल से पटवारी के एग्जाम में आया था, किसी एग्जाम में आया था।
अब बच्चे सोच रहे हैं यार ये ज़मरानी वादी इसने क्यों दे दिया, उसका भी रीजन था, मैंने बताया था, वो पीएम कृषि योजना में शामिल होने वाली एकमात्र परियोजना थी यहाँ की, ठीक है। इसी के कारण पेपर में उसका बहुत बड़ा आर्टिकल छपा था 2-3 बार, तो वो परियोजना पूछ ली उसने कहाँ पर है, किस राज्य में, किस जिले में स्थित है। इसी के अलावा व्यासी परियोजना आपको बताया हाल फिलहाल में चर्चाओं में रही है, ठीक है। क्यों, लोहारी गांव उसमें डूब गया है, तो कल के दिन वो आ जाएगी तो सरप्राइज नहीं होना कि उसने व्यासी ही क्यों पूछी, कोई और क्यों नहीं पूछी। तो ये चीजें होती है कि जो करंट में टॉपिक रिलेट कर रहे होते हैं वो करंट अफेयर नहीं पूछेगा आपसे, वो योजना पूछ लेगा या कब प्रारंभ हुई थी, तो ऐसे क्वेश्चनों को समझना है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 54, 20वां वरुण अभ्यास 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस दो देशों के बीच हुआ था। तो इसी टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिला था। 20वां वरुण अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ था भाई, बहुत बेसिक सा प्रश्न है। ये हुआ था आपका मेरे ख्याल से भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच ये संपन्न हुआ था वरुण अभ्यास, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन पटवारी में आया था शायद। अब बात करता हूं ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन बी में भारत और जापान, जिमेक्स, ठीक है, जिमेक्स, जिमेक्स किसके बीच होता है भाई, भारत और जापान के बीच क्या होता है, जिमेक्स युद्ध अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच, भारत और नेपाल के बीच, ठीक है, नेपाल और भारत के बीच, ठीक है, नेपाल, इंडिया कर देता हूं यहां पर, इंडिया प्लस नेपाल के बीच सूर्य किरण, ठीक है, सूर्य किरण, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है, तो नेपाल और भारत के बीच होता है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, ठीक है। भारत और थाईलैंड के बीच, ऑप्शन सी दिख रहा होगा, भारत और थाईलैंड, इसके बीच क्या होता है, इसके बीच होता है मैत्री युद्ध अभ्यास, ठीक है, मैत्री युद्ध अभ्यास, ठीक है, मैत्री युद्ध अभ्यास, मैत्री युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है, भारत और थाईलैंड के बीच होता है। भारत और चीन हैंड इन हैंड, ठीक है, हैंड इन हैंड, ठीक है, हैंड इन हैंड, ठीक है, किसके बीच होता है, हैंड इन हैंड, भारत और चीन के बीच होता है हैंड इन हैंड। एक इसके अलावा आता है युद्ध अभ्यास, जिसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, ठीक है। युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है भाई, युद्ध अभ्यास जो अभ्यास है किसके बीच हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत, ठीक है, भारत प्लस अमेरिका, ठीक है, भारत प्लस अमेरिका के बीच साथ क्या होता है, युद्ध अभ्यास हमारा होता है, ठीक है, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। तो ये सब चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की ओर, ठीक है। नृत्य मुद्रा में शिव मूर्ति निम्न में से किस मंदिर में स्थित है, तो नृत्य मुद्रा में शिव मूर्ति निम्न में से किस मंदिर में स्थित है, तो आपको बताना था इसमें से किस मंदिर में जो नृत्य और शिव मुद्रा में मूर्ति हो जाएगी, तो ये हो जाएगी जागेश्वर के नटराज मंदिर में तो है, ठीक है, साथ ही साथ गोपेश्वर के मंदिर में भी है, तो ऑप्शन सी क्या है, दोनों, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दोनों ही मंदिरों में क्या है, शिव मूर्ति है, ठीक है, नृत्य मुद्रा में शिव मूर्ति जागेश्वर के नटराज मंदिर में प्लस गोपेश्वर के मंदिर में हो जाएगी। इसके अलावा आपका आता है गणपति की नृत्य करती मूर्ति, ठीक है, नृत्य रथ मूर्ति गणपति की, ठीक है, गणपति की नृत्य रथ मूर्ति, ठीक है, नृत्य रथ मूर्ति कहां पर है भाई, ये हो जाएगी आपकी गणपति की नृत्य रथ मूर्ति, पूछेगा कहां पर है, तो जोशीमठ में ये हो जाएगी, ठीक है, जोशीमठ चमोली जोशीमठ में ये स्थित हो जाएगी, गणपति की नृत्य रथ मूर्ति वहां पर स्थित है। बुद्ध की सर रहित मूर्ति, ठीक है, बुद्ध की जो गौतम बुद्ध है ना, बुद्ध जी, इनकी सर रहित मूर्ति, ठीक है, इसका सर नहीं है भाई, सर रहित मूर्ति, ठीक है, सर रहित मूर्ति, और इनकी जो पीठ है, इस पीठ पर क्या लिखा गया है, इस पीठ पर भोट राज्य का उल्लेख मिलता है, ठीक है, इनकी पीठ पर क्या मिलता है, पीठ पर, ठीक है, इस चीज को लिखना है, पीठ पर भोट राज्य का उल्लेख, ठीक है, भोट राज्य का उल्लेख, ये कहां से मिलती है ये वाली मूर्ति, ठीक है, भोट राज्य का उल्लेख, और सर रहित मूर्ति किसकी, बुद्ध की, ये कहां से मिलती है हमें, ये मिलती है हमें बाड़ाहाट, बाड़ाहाट कहां पर हो जाएगा आपका, बाड़ाहाट, ठीक है, बाड़ाहाट, ये मिलता है बाड़ाहाट, उत्तरकाशी में मिलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर चलना है, ठीक है। आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है आपके पास, कांचुला खर्ग में कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण की स्थापना कब की गई, तो बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है, कांचुला, ठीक है, कांचुला खर्ग, ठीक है, कांचुला खर्ग कहां पर है, तो कांचुला मतलब कांचुला सी, ठीक है, कांचुला से सी याद रखना है, तो चमोली में ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र की स्थापना होती है, और कब होती है आपको बताना है, तो 1982 में स्थापना होती है। आपको पता होगा 1972 में, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट क्या करती है, तब तो हम अभिन्न अंग थे उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश से हमारा जन्म 2000 में हुआ था, लेकिन 1972 में यूपी गवर्नमेंट क्या करती है कि कस्तूरी मृग संरक्षण, ठीक है, कार्य शुरू करती है, और तभी क्या करती है, केदारनाथ वन्य जीव की स्थापना करती है, ठीक है, केदारनाथ
बात करें केदारनाथ वन्यजीव संरक्षण की, ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव संरक्षण की स्थापना होती है 1972 में। यूपी गवर्नमेंट कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र जो शुरू करती है अपना 1972 में ही शुरू करती है। कहां से? केदारनाथ वन्यजीव विहार से। जो किसके लिए फेमस हो जाएगा? ये फेमस है, मैंने आपको बताया था उद्यान वाली क्लास में, कस्तूरी मृग प्रजनन के लिए ये शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है भाई? 1977 में, ठीक है, 1977 में नोट करके लिखिएगा, 1977 में बागेश्वर के मेहरुड़ी में, ठीक है, बागेश्वर, ठीक है, बागेश्वर के मेहरुड़ी में, बागेश्वर के मेहरुड़ी में यहाँ पर भी एक कस्तूरी मृग प्रजनन की स्थापना होती है 1977 में, मेहरुड़ी बागेश्वर में स्थापना होती है। इसके बाद 1986, ये क्या है? अस्कोट, ठीक है, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना होती है 1986 में, जहां पर राज्य के सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, ठीक है। टोटल यहां पर गणना हुई थी तो मेरे ख्याल से 67 कस्तूरी मृग पाए गए थे। वर्तमान में तो बहुत ज्यादा हो गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा कितने हैं, लेकिन जो सर्वाधिक आपके कस्तूरी मृग हैं वो कहां पर है? अस्कोट वन्यजीव विहार, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। इसके अलावा कस्तूरी मृग ये क्या है? हमारा राजकीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम कमेंट करेंगे और इसको नोट कर लिखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 57 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, असत्य है, नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों को स्टार बनाकर चलेंगे, मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो आदत हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं करोगे। तो यहां पर कह रहा है लाखू, ठीक है, लाखू गुफा नहीं, लाखू गुफा सुयाल नदी तट पर स्थित है। बिल्कुल है भाई, लाखू गुफा सुयाल नदी तट पर कहां पर है? अल्मोड़ा में स्थित हो जाएगी, पढ़ा है हमने बार बार, ठीक है, सुयाल नदी अल्मोड़ा में बहती है ना। ग्वारखा गुफा अलकनंदा तट पर है, बिल्कुल है भाई, ग्वारखा गुफा कहां पर है? अलकनंदा नदी तट पर, कहां पर? चमोली में हो जाएगी, ठीक है, चमोली में हो जाएगी। अगला है आपके पास हुडली, ठीक है, डुडली लिखा हुआ, हुडली करिएगा इसका, हुडली गांव मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी नदी के तट पर है, मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी, अच्छा मंदाकिनी, ये गलत हो जाएगा भाई। मंदाकिनी नदी कहाँ है? हुडली आपको पता है कहाँ है? हुडली कहाँ है? हुडली उत्तरकाशी में है। हुडली कहाँ है आपका? उत्तरकाशी में स्थित है। और हुडली से हमें क्या मिलते हैं? हुडली से हमने पढ़ा है नीले रंग के शैल चित्र मिलते हैं भाई। और मंदाकिनी नदी अगर आपको पता होगा तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी बहती है, ठीक है, रुद्रप्रयाग में, ठीक है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी बहती है। तो ये कहाँ से स्थित हो जाएगा? ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ये कथन क्या है? असत्य कथन ये हो जाएगा। कीमनी गांव पिंडर नदी के तट पर है, बिल्कुल है भाई, कीमनी गांव कहाँ है? चमोली में, पिंडर नदी के तट पर स्थित हो जाएगा कीमनी गांव। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 क्वेश्चन है आपसे, अल्मोड़ा में यक्षों के निवास की पुष्टि कौन सा मंदिर करता है? बहुत बेसिक सा प्रश्न है, यक्षों के निवास की पुष्टि हमें अल्मोड़ा के किस मंदिर से होती है आपको बताना था। तो अल्मोड़ा से आपसे पढ़ा होगा कि अल्मोड़ा में जो जाखन देवी मंदिर है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जाखन देवी मंदिर से क्या होता है? यक्षों के निवास की हमें पुष्टि होती है। ऑप्शन ए दिख रहा होगा, कसार देवी मंदिर, ठीक है। यहां से किसकी उत्पत्ति का पता चलता है हमें? खसों की, ठीक है, खसों की उत्पत्ति का पता लगता है कहां से? कसार देवी मंदिर। चुंबकीय यहाँ पर एक शक्ति बताई जाती है, ठीक है, कौन से मंदिर में? कसार देवी मंदिर। यहीं पर मंदिर में आपको पता है अल्मोड़ा में स्थित मंदिर है, स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, ठीक है, यहाँ पर ध्यान किया था और यहीं से क्या था? खसों की उत्पत्ति का हमें पता लगता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी नंदा देवी मंदिर, ठीक है, नंदा देवी मंदिर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सी ये कहाँ पे है? नंदा देवी मंदिर, ये भी अल्मोड़ा में स्थित हो जाएगा, ठीक है, अल्मोड़ा में। और यहीं पर नंदा देवी का मेला लगता है, ठीक है, अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर में मेला लगता है। ये चीज आपको नोट करनी है। इसके अलावा ना अल्मोड़ा का एक इंपॉर्टेंट मंदिर है, नोट करके लिखिएगा, मनाली देवी मंदिर, ठीक है, मनाली देवी मंदिर, मनाली देवी मंदिर, ये कहां पर है? अल्मोड़ा में स्थित है। राज्य शायद इसको देवताओं का संरक्षण मंदिर बना रही है, ठीक है, देवताओं के संरक्षण मंदिर बना रही है। कहां पर हो जाएगा? सल्ट में, ठीक है, सल्ट कहां पर है? सल्ट विधानसभा सीट हम पढ़ चुके हैं ना, अल्मोड़ा में स्थित हो जाएगा मनाली देवी मंदिर। इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिखा रहा हूं। इसके अलावा तो आपको पता होगा ये आपका कौन सा मंदिर है? जागेश्वर मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। इसके अलावा आपने बहुत सारे मंदिर पढ़े होंगे अल्मोड़ा के, लेकिन मनाली देवी मंदिर इंपॉर्टेंट है, पढ़कर चलना है इसे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की ओर, ठीक है। अमोघ भूति प्रकार, अमोघ भूति, ठीक है, अमोघ भूति होगा यहाँ पर, अमोघ
अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार व छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्राओं का संबंध किससे है? तो अमोघ भूति, ठीक है, या फिर अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं या छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्राएं किससे संबंध है? तो कुलिंदो से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमने देखा है ना, कुलिंदो का सबसे शक्तिशाली राजा कौन है? अमोघ भूति है, तो इनकी मुद्राओं का संबंध किससे हो जाएगा? अमोघ भूति से हो जाएगा। बात करें अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, ठीक है, तो अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो इसको आपको नोट करके लिखना है, ये मुद्राएं अगर पूछेगा तो इसमें अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं थी इसमें आपको दोनों लिपियां देखने को मिलती हैं, ठीक है, खरोष्ट लिपि, खरोष्ट प्लस ब्राह्मी लिपि का इसमें दोनों का ही उल्लेख मिलता है। किसमें? ये आपकी अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं थी, इसी मुद्राओं को किससे बताया गया है? रजत और ताम्र दोनों से ही बने हैं, ठीक है, रजत और ताम्र दोनों से ही ये मुद्राएं बनी हुई हैं, ठीक है, रजत और ताम्र से, ठीक है, ताम्र से ये मुद्राएं बनी हैं। ये चीज आपको नोट करनी है, क्योंकि बाकी मुद्राएं आपको पता है कौन सी है, खरोष्ट लिपि लिखी गई है, ठीक है, लेकिन जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं इनमें दोनों ही लिपियों का हमें वर्णन मिलता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आप चीजों को समझे होंगे, ठीक है। और इन्हीं की मुद्राओं पर देवी का अंकन हुआ करता था, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, कत्यूरी कालीन मंदिर होते थे, तो कत्यूरी कालीन मंदिर कैसे होते थे भाई? आपको बताना है। जो कत्यूरी काल में मंदिर होते थे ना, ये मंदिर कैसे होते थे? छत्रयुक्त तो होते ही थे, शिखर युक्त भी होते थे भाई, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोनों ही मंदिर प्रकार के होते थे। कैसे? कत्यूरी कालीन मंदिर। अगर मैं बात करूं कत्यूरी कालीन मंदिर का उदाहरण, कत्यूरी काल में, ठीक है, कत्यूरी काल में कौन सा मंदिर बना है भाई? आपको पता है केदारनाथ मंदिर, ठीक है, केदारनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ है? तो कत्यूरी शैली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। इसके अलावा पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 61 को। क्वेश्चन नंबर 61 है आपके पास, किस चंद शासक के समय लोग कर टैक्स के भय से, ठीक है, साग सब्जियां छत पर उगाते थे? तो चंद राजा, अनेकों चंद राजा हैं, इन्होंने अनेकों कर लगाए, लेकिन एक चंद राजा ऐसे भी आए जिनके समय टैक्स लगा इतना खौफनाक मंजर था कि लोग जो अपनी छत है उन पर सब्जियां उगाते थे। आजकल तो मॉडर्न डेज में क्या होता है, इसे हम किचन गार्डन बोल देते हैं, लेकिन उस समय इतना खौफ था, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, खेती नहीं करते थे, अपनी छतों पर सब्जियां उगाते थे। भाई ये कौन से राजा थे? लक्ष्मीचंद हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है, लक्ष्मीचंद हो जाएंगे। इसके अलावा लक्ष्मीचंद के बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि डेली बताता रहता हूं, फिर भी ठीक है, तो नोट नहीं करेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे। निवावली और विष्टावली, दो कचहरियों का निर्माण लक्ष्मीचंद ने करवाया था, ठीक है। इनका सेनापति कौन होता है? खतर सिंह, ठीक है, ठीक, इनका सेना खतर सिंह होता है। किसको मारता है? गेंडा सिंह को, ठीक है। मानसा पर 5 बार आक्रमण करते हैं, 8 बार आक्रमण करते हैं, 7 बार पराजित होते हैं, लेकिन 8वें और निर्णायक युद्ध में जीत जाते हैं। तभी से खतड़ुआ मनाने की शुरुआत होती है, ठीक है। ये चीजें नोट करनी है इनके बारे में। और एक आता है आपके बाज बहादुर चंद, इन्होंने जजिया कर लगाया था, कुमाऊं में नमक कर लगाया था। किसने? बाज बहादुर चंद ने लगाया था, ठीक है। इसके अलावा कीर्ति चंद, भाई कीर्ति चंद के बारे में क्या उल्लेख मिलता है? गढ़वाल पर आक्रमण करने वाले प्रथम चंद्रवंशी, ठीक है, गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं, ठीक है, गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। और किस पर करते हैं? परसों ही बताया था, तो अजयपाल, ठीक है, अजयपाल पर ये आक्रमण करते हैं। और ये अजयपाल कौन होता है? 37वें क्रम का राजा होता है। गढ़वाल पर आक्रमण कौन करते हैं? तो सर्वप्रथम चंद राजा कौन होते हैं? कीर्ति चंद ये होते हैं, ठीक है। अजयपाल को ये हरा देते हैं। इसके अलावा सोमचंद, भाई ठीक है, चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सोमचंद को, ठीक है। चाराल की नियुक्ति किसने करी थी? सोमचंद ने करी थी। इन्हीं के समय पंचायती राज का विस्तार माना जाता है, ठीक है। शुरुआत किसके समय हुई थी? तो सोमचंद के समय हुई थी, ठीक है। इसके अलावा थोहरचंद, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? थोहरचंद को भाई आपने सुना होगा, थोहरचंद को क्या बोला जाता है? चंदों का आदि पुरुष। किसको कहा जाता है? चंदू राजाओं का आदि पुरुष, चंद राजाओं का आदि पुरुष, ठीक है, चंदों का आदि पुरुष, ठीक है। आदि पुरुष किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है, ये आपके थोहरचंद को कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं के समय रचना बताई थी ना, किंगडम ऑफ नेपाल, हैमिल्टन की रचना है भाई, इन्हीं के समय हुई थी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की ओर, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में किस पठार में निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? तो भारत में एक पठार है भाई, उसका निर्माण जो ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, कौन सा है वो? दक्कन का पठार हो जाएगा। इसका निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी विस्फोट से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, आपको बताना था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। चंद काल में विष्णु प्रति या गुंठ भूमि दान दी जाती थी? तो चंद काल में जो विष्णु प्रति और गुंठ भूमि दान दी जाती थी, किसके लिए दी जाती थी भाई? ये विष्णु प्रति, तो इसको बोला जाता था, आपको अगर आपने पढ़ा भी होगा, विष्णु प्रति जो पंडितों के लिए दान में दी जाती थी, ठीक है, पंडितों के लिए दान में दी जाती थी, ठीक है।
तो सीधा सीधा पंडित किससे रिलेटेड हो जाएंगे, या गुंठ भूमि। इसी को हमने बोला मंदिरों के लिए दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं, गुंठ भूमि इसको कहते हैं। और विष्णुप्रति पंडितों को दान देने के लिए दी जाने वाली भूमि कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा रौत स्वरूप, ठीक है। रौत स्वरूप क्या होता था भाई, ठीक है, रौत स्वरूप होता था विराट के लिए भूमि, ठीक है। विराट के लिए भूमि कौन सी दी जाती थी, ठीक है, विराट के लिए, वीरता के लिए, ठीक है, सॉरी वीरता के लिए, ठीक है, वीरता के लिए, वीरता के लिए रौत भूमि दी जाती, ठीक है, वीरता के लिए, ठीक है। वीरता के लिए कौन सी भूमि दी जाती थी, तो रौत भूमि दी जाती थी वीरता के लिए, और पंडितों के लिए दी जाती थी विष्णुप्रति, और गुंठ भूमि और ये विष्णुप्रति मंदिरों के लिए दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। इसके अलावा, ठीक है, जागीर राजस्व अधिकारी को वेतन स्वरूप दी जाती थी, ठीक है। जागीर एक दिया थे ना, जागीर बोलते थे, जागीर दे दी, तो जो जागीर दी जाती थी ये दी जाती थी राजस्व अधिकारियों को वेतन स्वरूप, ठीक है। राजस्व अधिकारी, राजस्व अधिकारियों को वेतन स्वरूप दी जाती थी, ठीक है। राजस्व अधिकारियों को वेतन स्वरूप, ठीक है, वेतन स्वरूप स्वरूप दी जाती थी। कौन सी भूमि, जागीर भूमि दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, किस शासक के समय अकबर ने मांगा के स्रोत, अच्छा गंगा के स्रोत, थोड़ा सा लाइट चमक रही है ना तो इसलिए दिखता नहीं है यहाँ से, मैंने आपको बार बार बोला है। किस चंद शासक के समय गंगा के स्रोत खोजने के लिए एक दल को भेजा गया था, तो आपको पता है कि एक राजा थे गढ़वाल में, उनके समय अकबर क्या करते हैं, एक अन्वेषण दल भेजते हैं गंगा का स्रोत पता करने के लिए, ये होते हैं सहजपाल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, सहजपाल। आपने पढ़ा भी होगा कि अकबर के रसोई में क्या होता है कि जो खाना बनता है ये बताते हैं ये भी गंगा जल से बनता था, हरिद्वार का जो गंगा जल था। अजयपाल के बारे में आपको बताया अभी, ठीक है। अजयपाल कौन से क्रम के राजा थे, 37वें राजा थे, ठीक है। गढ़वाल का नेपोलियन अजयपाल हो जाएंगे। इन्होंने क्या करा था, 1512 में देवलगढ़ राजधानी ले गए थे भाई, देवलगढ़ राजधानी ले गए थे। और 1517 में कहां पर ले गए, 1517 में श्रीनगर ले गए थे, ठीक है। श्रीनगर राजधानी ले गए थे, कौन, अजयपाल जी ले गए थे। इसके अलावा अजयपाल जी के बारे में 2-3 फैक्ट आपको नोट करने हैं। केंद्रीय सेना का गठन किसने करा था, अजयपाल ने, ठीक है। केंद्रीय सेना का गठन, केंद्रीय सेना गठन, ठीक है, किसने करा, अजयपाल ने करा। इसी के अलावा अजयपाल ने क्या करा था, धुलियापाथा की शुरुआत करी थी भाई, धुलियापाथा, ठीक है, धुलियापाथा, ठीक है। धुलियापाथा की शुरुआत कौन करता है, तो अजयपाल इसकी करते हैं। और सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति कौन करता है, सरोला, ठीक है, सरोला ब्राह्मण, ठीक है। सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति कौन करता है, तो ये कौन करते हैं, अजयपाल सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति करते हैं। तो बहुत सारे फैक्ट है अजयपाल के बारे में आपने लिख लिए होंगे। इसके अलावा बलभद्र शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम पवार शासक कौन था, बलभद्र शाह। इन्हीं के समय युद्ध आता है, आपको उस दिन ट्रिक बताई थी, गबरू, ठीक है, गबरू, ठीक है। गबरू से क्या था भाई, गबरू से था ये हो जाएगा आपका गौलदम युद्ध, ठीक है। किसके बीच, बाल बहादुर चंद और रुद्रचंद्र के बीच ये हो जाएगा, ठीक है, बलभद्र शाह और रुद्रचंद्र के बीच, ठीक है। गबरू, गबरू से याद रखना है आपको, ग्वालदम का युद्ध, ठीक है, ग्वालदम का युद्ध, ग्वालदम का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो बलभद्र शाह और रुद्रचंद्र के बीच ये ग्वालदम का युद्ध होता है। इसी में जो पुरुषोत्तम पंत है वो मारा जाता है, ठीक है। रुद्रचंद्र का सेनापति पुरुषोत्तम पंत होता है ना, वो इसी युद्ध में मारा जाता है, ठीक है। श्याम शाह इन्हीं के समय पुर्तगाली आए थे भाई, ठीक है, पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली इन्हीं के समय आए थे। ये चीज नोट करनी है, पूछेगा कभी पुर्तगाली किस पंवार राजा के समय आए थे, तो श्याम शाह के समय आए थे। बाकी इनसे एक प्रश्न बना था कि श्रीनगर में श्यामशाही बागान किसने लगाया था, तो श्याम शाह ने श्रीनगर में श्यामशाही बागान लगाया था, ठीक है। ये सब इनके बारे में फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा ग्वालदम का युद्ध नोट करके लिखेगा 1581, इस दिन बताया था ना आपको परसों, तो यही फैक्ट होते हैं ना। अब कल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो हैरान मत होना, ये क्वेश्चन सारे कराए हुए हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। किस कवि के अनुसार फतेह शाह के शासनकाल में इतनी शांति थी कि लोग घरों में ताला तक नहीं लगाते थे, तो आपको पता है कि ये कवि थे, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा था कि फतेह शाह के टाइम पीरियड पर इतनी ज्यादा शांति हुआ करती थी, मतलब माहौल ही ऐसा था, इतने अच्छे वो राजा थे। वो कहता है कि लोग अपने घरों में ताला ही नहीं लगाते थे। तो ये कौन कवि थे भाई, आपने पढ़ा भी होगा, ये कवि हो जाएंगे आपके रतन कवि, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रतन कवि ने ऐसा कहा था। अपनी रतन कवि ने एक रचना आती है इनकी, ठीक है, इनकी रचना कौन सी आती है, फतेह शाह, ठीक है। रतन कवि की एक रचना आती है फतेह शाह, फतेह शाह। तो फतेह शाह में इन्होंने कहा था इनके उसमें इतनी शांति थी कि लोग अपने घरों पर ताला नहीं लगाते थे। इसके अलावा फतेह शाह के बारे में आपको बताया है, ठीक है, अष्टकोणीय मुद्राएं इन्हीं के समय मिली हैं। दूसरा, इन्हीं के समय आपको बताया है कि नवरत्न इनके दरबार में रहते थे। राजमाता कठौची इनकी संरक्षिका हो जाएगी। इसके अलावा घोड़े पर बैठे एक योद्धा का जो चित्र मिला है ये इन्हीं के समय मिला है, फतेह शाह के समय, ठीक है। तो ये सब चीजें फतेह शाह के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
इसके अलावा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मतीराम, ऑप्शन ए। तो इन्होंने कौन सी रचना की है भाई, ठीक है, वृत्त कौमुदी की रचना इन्होंने की है, मतीराम ने करी है वृत्त कौमुदी, ठीक है, वृत्त कौमुदी, ठीक है, वृत्त कौमुदी की रचना की है इन्होंने। और इसी में इन्होंने क्या करा था, फतेह शाह की तुलना किससे करी थी, शिवाजी से, ठीक है, फतेह शाह की तुलना, फतेह शाह की तुलना किससे करी थी, फतेह शाह की तुलना करी थी इन्होंने शिवाजी से, ठीक है, शिवाजी, ठीक है, शिवाजी महाराज से इसने तुलना करी थी मतीराम ने, वृत्त कौमुदी में ये इन्होंने लिखी है। इसके अलावा आपको एक चीज आपको पता होगी, एक आता है फतेह शाह कर्ण, ठीक है, फतेह शाह कर्ण पुस्तक आती है, फतेह शाह कर्ण, फतेह शाह कर्ण पुस्तक आती है। ये पुस्तक किसकी हो जाएगी, फतेह शाह कर्ण, तो ये हो जाएगी जटाशंकर मिश्र की, ठीक है, जटाशंकर मिश्र की, जटाशंकर मिश्र की, शंकर मिश्र की पुस्तक हो जाएगी, कौन सी, फतेह शाह कर्ण हो जाएगी, जटाशंकर मिश्र की ये पुस्तक हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट इनके बारे में है। उम्मीद करता हूं आपको ये सब चीजें अच्छी लग रही होंगी। अगर इस तरीके से नहीं चलना है, सीधा आंसर बताना है, वो भी बता सकते हैं, ठीक है। कुमाऊं में पहली भूमि बंदोबस्त निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था। तो अगर चंद इतिहास में देखेंगे तो हमें पता है कुमाऊं में प्रथम भूमि बंदोबस्त रतनचंद के समय मिलता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है कि आपको बताना था निम्न में से, ठीक है, निम्न में से या फिर इनमें से। अब आप क्वेश्चन के हिसाब से तो जाएंगे ना आप, अब यहां थोड़ी क्या चंद्राजा ढूंढते फिरेंगे, या इनमें से कोई नहीं होता तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। लेकिन हमने पढ़ा है कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त जोगा मल्ल शाह, ठीक है, जो कुमाऊं के प्रथम सुब्बा होते हैं, ठीक है, कुमाऊं के प्रथम सुब्बा कौन होते हैं, जोगा मल्ल शाह होते हैं। ये क्या करते हैं 1791-92 में, ठीक है, 1791-92 में क्या करते हैं, ये कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त करवाते हैं, ठीक है। गोरखा सेनापति होते हैं तो कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त करवाते हैं को 1791-92 में, ठीक है। ये चीजें आपको नोट करनी है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 67 के साथ। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य है आ गया है क्वेश्चन मार्क स्टार, ठीक है। फिर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। टिहरी में बिजली की सुविधा, कीर्ति शाह, बिल्कुल सही, टिहरी को बिजली की सुविधा से अवगत किसने कराया था, कीर्ति शाह ने करवाया था। बैंक ऑफ गढ़वाल नरेंद्र शाह, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा, बैंक ऑफ गढ़वाल भी कीर्ति शाह ने ही बनवाया था, ठीक है, परसों बताया था ना, कीर्ति शाह ने क्या करा था, कीर्ति शाह ने ही बैंक ऑफ गढ़वाल बनाया था, बल्कि नरेंद्र शाह ने क्या करा था आपसे पूछेगा, तो नरेंद्र शाह किसका निर्माण करवाते हैं, कृषि बैंक का, ठीक है, नरेंद्र शाह किसका करवाते हैं, कृषि बैंक का, ठीक है, कृषि बैंक का निर्माण करवाते हैं नरेंद्र शाह। इसी के अलावा नरेंद्र शाह क्या करते हैं, पंचायतों की स्थापना करवाते हैं, कहां पर, टिहरी में पंचायतों की स्थापना करवाते हैं। 1925 में क्या करते हैं, नरेंद्र नगर से अपनी राजधानी, टिहरी से नरेंद्र नगर अपनी राजधानी ले जाते हैं। इसके अलावा टिहरी में ये जनगणना करवाते हैं नरेंद्र शाह। अब आता है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है, तो प्रताप शाह बिल्कुल सही हो जाएगा। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा कौन प्रारंभ करता है भाई, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा प्रताप शाह शुरू करते हैं 1883 में, ठीक है। इन्हीं के समय 1885 में क्या होता है, टिहरी में वन विभाग की स्थापना होती है, 1885 में प्रताप शाह के समय भी होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, माइनर्स एवं सैंपर्स फोर्स का गठन कीर्ति शाह, ये कब करते हैं, 1907 में, ठीक है, कीर्ति शाह ही इसका गठन करते हैं 1907 में, माइनर्स एवं स्पेयर्स, ठीक है, फोर्स की गठन, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है, तराई क्षेत्र में कुमाऊं भाबर, ठीक है, नाबर नहीं होगा, ये भाबर होगा, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में तराई क्षेत्र में कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना कब हुई थी, तो ये क्वेश्चन बताया था अभी हाल ही कुछ पेपर में आया था आपके कि, ठीक है, कि कुमाऊं खेतिहर भाबर न्यास निधि मैंने उस दिन कराया था सॉल्यूशन में, तो 1906 इसका आंसर था, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर तराई क्षेत्र की बात करते हैं, तो तराई क्षेत्र को आपको पता है किस नाम से जाना जाता था, 84 माल परगना, ठीक है। अब 84 में ऐसे लिख रहा हूँ, आपको 84 लिखना है, ठीक है, 84 माल परगना, ठीक है, 84 माल परगना किसके लिए कहा गया था भाई, ठीक है, 84 माल परगना, ठीक है, ये किसके लिए कहा गया है, ये तराई क्षेत्र के लिए कहा गया है। एक क्वेश्चन आता है तराई का विश्वकर्मा, ये किसे कहा जाता है, हेनरी रैमजे को तराई का विश्वकर्मा कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने ही क्या करा था, तराई इंप्रूवमेंट फंड हो गया या हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन, ये सब किसने करा था, हेनरी रैमजे ने करा था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है आपके पास, विदेशी आलू को सर्वप्रथम 1884 में नैनीताल के आसपास किसने रोपित किया था, तो नैनीताल में विदेशी की आलू की खेती सर्वप्रथम 1884 में हुई थी। एक प्रश्न ये हो गया, नोट करके चलना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये किसने करा था, ठीक है, क्वेश्चन भी यहां से, क्वेश्चनों से क्वेश्चन कैसे बनने हैं। सर्वप्रथम विदेशी आलू की खेती कहां पर प्रारंभ हुई थी, तो नैनीताल में हुई थी। कब हुई थी, 1884 में हुई थी। अब ये किसने रोपित किया था, ठीक है, तो आपने आज तक पढ़ा होगा हैरी बर्जर ने, ठीक है। अब आधे से ज्यादा लोग हैरी बर्जर को पुरुष समझते होंगे, लेकिन ये है श्रीमती हैरी बर्जर भाई, ठीक है। श्रीमती हैरी बर्जर ने क्या करा था, नैनीताल के पास सर्वप्रथम आलू की खेती को रोपित किया था 1884 में। इसके अलावा मेजर यंग ने भी देहरादून के आसपास शुरू करा था 1823 में, ठीक है,
1823 में ये देहरादून के आसपास शुरू करती हैं, शायद मेरे ख्याल से मसूरी में, ठीक है, मसूरी में शुरू करते हैं आलू की खेती 1823 में, ठीक है, ये चीज़ आपको नोट करनी है। लेकिन यहाँ पर नैनीताल पूछा था तो नैनीताल का आपको यहाँ पर क्या हो जाना था, हैरी बजर हो जाना था, ठीक है, श्रीमती हैरी बजर होना था। इसके अलावा नॉर्मन गिन ये क्या करते हैं भाई, 1909 में नॉर्मन गिन क्या करते हैं, 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, ठीक है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, ठीक है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना करते हैं कौन, नॉर्मन गिन करते हैं कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1909 में। विल्सन, विल्सन इनको फेडरिक विल्सन आपको पता होगा, इन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, ठीक है, कहाँ थे, हरसिल में सेबों के बागान किसने लगाए थे, फेडरिक विल्सन ने लगाए थे। जो हरसिल में राजमा किसने फेमस करवाई, फेडरिक विल्सन ने, ठीक है। इन्हीं के ऊपर एक जीवनी लिखी गई है, हलसन साहब ऑफ गढ़वाल, ठीक है, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, ठीक है, साहिब ऑफ गढ़वाल। ये किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी दुर्गाचरण काला जी की, ठीक है, दुर्गाचरण काला जी, ठीक है, दुर्गाचरण काला जी की, ठीक है। ये पुस्तक पूछी जाती है, बार बार बताया है, कभी एग्जाम में आ जाए तो सीधा दुर्गाचरण काला दिखे और हलसन साहिब और गढ़वाल दिखे, टिक मारकर आ जाना। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस आंदोलन का उद्देश्य गरुड़ से कर्णप्रयाग व लैंसडाउन से पौड़ी के बीच सड़क निर्माण करना था भाई, ठीक है। एक आंदोलन हुआ था, आपने सुना भी होगा कि गाड़ी सड़क आंदोलन जिसको नाम से जाना गया था, तो उसका उद्देश्य क्या था, गरुड़ से कर्णप्रयाग व लैंसडाउन से पौड़ी तक के बीच सड़क निर्माण कराना उस आंदोलन का कार्य था। इसी को हमने बोला गाड़ी सड़क आंदोलन, जो कि घटित हुआ था अपने आप में 1939-40 में ये घटित हुआ था। तो इसका ईयर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखना। गाड़ी सड़क आंदोलन कब का हो जाएगा, 1939 और 40 का ये गाड़ी सड़क आंदोलन हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है, कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा कौन था। कटकाली प्रथा या कट्टवाली प्रथा, ठीक है, कट्टवाली प्रथा, इसी को हमने बोला कटकाली या कट्टवाली प्रथा, ठीक है। ये इसको प्रोत्साहन देने वाला कौन चंद राजा था। कट्टवाली प्रथा क्या थी, सैनिकों के लिए स्त्रियों का यहाँ पर इंतजाम किया जाता था, ठीक है, किसके लिए, सैनिकों के लिए स्त्रियों का इंतजाम किया जाता था। और ये किसके समय हुआ था, भारती चंद के समय ये हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब भारती चंद ये क्या करते हैं, डोटी पर 12 वर्षीय युद्ध करते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा डोटियों पर 12 वर्षीय युद्ध कौन करता है, 12 वर्षीय युद्ध कौन करता है, तो भारती चंद करता है। इन्हीं के समय क्या होता है, नायक जाति की उत्पत्ति होती है, ठीक है, नायक जाति की उत्पत्ति किसके समय होती है, तो भारती चंद के समय होती है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सैनिकों न्यायिक जाति की उत्पत्ति और डोटी पर 12 वर्षीय युद्ध करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन बी की बारी है भाई, ज्ञानचंद और गरुड़ ज्ञानचंद जिसको हमने बोला, ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद आपको पता है, इसको जो गरुड़ की उपाधि दी थी किसने दी थी भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं गरुड़ ज्ञानचंद या फिर इसका नाम ज्ञानचंद था, इसको गरुड़ की उपाधि कौन देता है, तो एफएसटी के दरबार में गया था भाई, ठीक है, एफएसटी के दरबार में। और एफएसटी के दरबार में जाने के साथ ही इसे फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, गरुड़ की उपाधि देता है, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए एफएसटी के दरबार में कौन गया था, तो गरुड़ ज्ञानचंद गया था। इसके अलावा रुद्रचंद के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है, रुद्रचंद बहुत विद्वान किस्म का ये वो था, ठीक है, चंद राजा। इसी के समय उषा रागदोय, ठीक है, उषा रागदोय, ठीक है, एक पुस्तक लिखी गई थी उषा रागदोय। ये पूछा गया था वीडियो के उसमें कि उषा रागदोय पुस्तक किसने लिखी थी, तो रुद्रचंद्र ने ये लिखी थी, ठीक है। इसके अलावा रुद्रचंद्र ने क्या करा था, युवाओं को काशी और कहाँ भेजा था, कश्मीर, ठीक है, युवाओं को पढ़ने के लिए काशी और कश्मीर किसने भेजा था, तो ये भेजा था रुद्रचंद्र ने, युवाओं को पढ़ने के लिए काशी व कश्मीर भेजा था, ठीक है। ये चीजें आपको लिखनी है। और विद्वान प्रतीक का ये था कौन, रुद्रचंद। इसके अलावा ऑप्शन, ठीक है, रुद्रचंद, ठीक है, रुद्रचंद के बारे में एक और फैक्ट लिखिए, नागौर, ठीक है, नागौर में किससे भेंट होती है भाई, नागौर में भेंट होती है अकबर से, ठीक है, अकबर से, ठीक है, अकबर से भेंट होती है, नागौर युद्ध में भाग लेता है। फिर क्या होता है, अकबर इसको जो आपका तराई वाला है 84 माल, इसको दान स्वरूप दे देता है, ठीक है। ये चीज आपने पढ़ी होंगी। क्वेश्चन नंबर 72 को पढ़ेंगे अब। टिहरी बांध विरोधी समिति की अध्यक्ष, ठीक है, बांध समिति के विरोधी अध्यक्ष विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में इस समिति का गठन कब किया गया था। अब बात कर रहे हैं टिहरी बांध समिति की। टिहरी के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, टिहरी डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कोई ना कोई प्रश्न टपक ही जाता है पेपर में। लेकिन सर्वप्रथम क्या होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर टिहरी के बारे में, तो बांध विरोधी समिति कब बनेगी, जब बांध का निर्माण शुरू होगा। तो सर्वप्रथम 1972 में क्या होता है, योजना आयोग इसको मंजूरी देता है, ठीक है। कभी प्रश्न आ जाए टिहरी बांध को बनने की मंजूरी कब मिलती है योजना आयोग द्वारा, तो 1972 में इसको योजना आयोग द्वारा मंजूरी मिलती है। फिर 1978 में क्या होता है, 1978 में सिंचाई विभाग इसका कार्य शुरू कर देता है।
सिंचाई विभाग, ठीक है, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, ठीक है, सिंचाई विभाग कौन सा, यूपी वाला सिंचाई विभाग इसका कार्य शुरू कर देता है। और जैसे ही कार्य शुरू होगा क्या होगा, बांध का विरोध शुरू होगा और उसी समय विरोध समिति बन जाती है 1978 में, जिसके सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, विद्यासागर नौटियाल जी इसके अध्यक्ष होते हैं 1978 में। इसके बाद क्या होता है, आपको पता है कि टिहरी में क्या होता है, बांध विरोधियों का लगातार विरोध होता रहता है, वो सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। 2-4 चीजें और लिखेगा, जो ये टिहरी है, ठीक है, इसी के बाद क्या होता है, टीएचडीसी, ठीक है, टीएचडीसी की स्थापना पूछी जाती है आपसे, तो 1988 में क्या होता है, टीएचडीसी की स्थापना होती है 1988 में, ठीक है। टिहरी डैम की हाइट पूछता है, तो टिहरी डैम की अगर कभी हाइट पूछेगा तो 260.5 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है, 260.5 फीट इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है, इसकी हाइट हो जाएगी 260.5 फीट इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 आपके पास है, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस जनपद में बनेगा। तो आपने सुना होगा देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण, ठीक है, हमने सुना था ये गंगोत्री के पास, ठीक है, गंगोत्री के पास बनने वाला है देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण। तो गंगोत्री कहां पर है, ऑप्शन में उत्तरकाशी है कहीं नहीं है, ठीक है, ऑप्शन चमोली तो नहीं होगा, देहरादून भी नहीं होगा, पौड़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी इसका ऑप्शन सही होना था भाई, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ बन रहा था, गंगोत्री के पास उत्तरकाशी में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण बन रहा था। स्टैटिक क्वेश्चन भी है, करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है, निम्न में से दिए गए कथनों को पढ़कर उचित कथन का चयन करें। तो उचित कथन कौन सा है, ये आपको तय करना है, ठीक है। तो बद्रीनाथ आरती के लेखक धन सिंह बल हैं, तो बद्रीनाथ आरती के लेखक, ठीक है, ये तो क्वेश्चन सही है भाई, ठीक है। तो बद्रीनाथ आरती के लेखक कौन है, धन सिंह बल क्या हो जाएंगे, बद्रीनाथ आरती के लेखक हो जाएंगे कौन, धन सिंह बल इसके लेखक हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, दूसरा ऑप्शन है आपके पास, समुद्र तल से बद्रीनाथ मंदिर की ऊंचाई 31-33 मीटर है, ये पढ़ा है हमने, बिल्कुल सही कथन है बद्रीनाथ के बारे में। तीसरा पॉइंट है, कड़ाई उत्सव बद्रीनाथ धाम में मनाया जाता है, तो कड़ाई उत्सव भी बद्रीनाथ धाम में मनाया जाता है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही है बद्रीनाथ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ये वाला फैक्ट को नोट करके चलिएगा, अलग किताब से लाते हैं आपके लिए फैक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 आपके पास है, उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा किसे कहा जाता है। पहले भी बताया था, आप देखिए बहुत सी चीजों को यहाँ पर 5वां धाम यात्रा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है, कहाँ पर होती है, टिहरी में होती है, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा टिहरी में होती है। इसी को क्या दर्जा दिया गया है, राज्य सरकार के द्वारा 5वां धाम यात्रा इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा वरुणा पंचकोशी यात्रा, भाई ये क्वेश्चन आपके वीडियो में आया था 2021 में, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, वरुणा पंचकोशी यात्रा कहां पर होती है, तो ये होती है उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी में होती है। वरुणावत पर्वत पर आपको पता है ना उत्तरकाशी बसा है, तो वरुणावत पर्वत पर उत्तरकाशी बसा है और वरुणा पंचकोशी यात्रा कहां पर होती है, उत्तरकाशी में होती है। सहस्त्रताल मासरताल यात्रा, ये भी टिहरी में आयोजित होती है भाई, ठीक है, ये भी टिहरी में आयोजित होती है। देवयारा यात्रा, ठीक है, ये पिथौरागढ़ की धार्मिक यात्राओं को देवयारा यात्रा बोला जाता है, ठीक है, पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़ की जो धार्मिक यात्रा है देवयारा यात्रा उनको कहा जाता है, ये चीजें आपको नोट करनी है। इसके अलावा नंदा राजजात यात्रा बताया था, ठीक है, नंदा राजजात यात्रा जो देश ही नहीं, दुनिया एशिया ही नहीं, दुनिया की सबसे जो लंबी धार्मिक पैदल यात्रा है वो नंदा राजजात बड़ी हो जाएगी और इसकी लंबाई पूछी जाती है तो 280 किलोमीटर आपको बताया था। होमकुंड में जिसका डोला रखा जाता है, यहाँ पर जो आपके चमोली के गांव से होमकुंड में इसका डोला रखा जाता है, जिसकी लंबाई हो जाएगी 280 किलोमीटर कुल यात्रा की लंबाई हो जाएगी। और एक क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबी यात्रा कौन सी है, तो आराकोट अस्कोट यात्रा, इसकी लंबाई हो जाएगी 1150 किलोमीटर, आराकोट अस्कोट यात्रा, यानी आराकोट उत्तरकाशी से अस्कोट पिथौरागढ़ तक ये यात्रा चलती है, जिसकी लंबाई हो जाएगी 1150 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है भाई, ठीक है, नहीं है आ रहा है स्टार मार्क। आप क्वेश्चन पढ़िए, भिलंगना नदी का उद्गम खतलिंग ग्लेशियर से, ठीक है, बिल्कुल होता है भाई, खतलिंग ग्लेशियर से ही तो भिलंगना नदी निकलती है। दूसरा है आपका पुरोला घाटी को कहा जाता है कमल नदी का वरदान, ठीक है भाई, पुरोला घाटी को कहा जाता है कमल नदी का वरदान, सही है। अगला है सुखाराम ग्लेशियर पिथौरागढ़, नहीं भाई, परसों ही पढ़ाया था, सुखाराम ग्लेशियर कहाँ पर है, बागेश्वर में, ठीक है, बागेश्वर में क्या हो जाएगा, सुखाराम ग्लेशियर हो जाएगा आपका बागेश्वर में, ठीक है, सुखाराम ग्लेशियर कहां पर है, बागेश्वर में है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल गलत कथन हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सुखाराम मैकतोली ग्लेशियर कहां पर है, बागेश्वर में स्थित हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें नोट करनी है। और हीरामणि ग्लेशियर कहां पर है, हीरामणि, ठीक है, पिथौरागढ़ में क्या है, हीरामणि, ठीक है, हीरामणि
मणि। अब हीरा समदनी करके याद करिए या फिर हीरा मणि कर याद करिए, लेकिन याद जरूर करिए, ये हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ में स्थित। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की ओर, 77 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, निम्न में से सुमेलित है, तो यहाँ पर है, वहां पर नहीं है। तो इस चीजों को जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए तो हमेशा से बताया है, इस क्वेश्चनों को क्या है आपको मार्क कर चलना है, ताकि गलतियों की गुंजाइश बिल्कुल कम रहे, ठीक है ना। जो बेसिक क्वेश्चन घुसते हैं ऐसे ही घुसते हैं। गुलाबी कांठा बुग्याल कहां पर है? उत्तरकाशी में है, बिल्कुल है भाई, ठीक है। गुलाबी कांठा बुग्याल कहां पर है आपका? उत्तरकाशी में स्थित हो जाएगा, ठीक है। लखवाड़ बांध कहां पर है? लखवाड़ बांध आपका हो जाएगा देहरादून, ठीक है। लखवाड़ बांध देहरादून में है, बिल्कुल है, यमुना नदी पर, ठीक है। यमुना नदी पर पढ़ाया था ना कि लखवाड़ बांध देहरादून में स्थित हो जाएगा। अगला है मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना 1993, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसी को हमने विनोब माउंटेन कहा था। इसकी स्थापना कब होती है? 1993 में। ऑप्शन गलत है यहाँ पर, ठीक है। और इसका हो जाएगा उपयुक्त, तो सभी यहाँ पर सुमेलित हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी क्या है आपके सुमेलित हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की ओर, निम्न में से सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आ गया ना नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चनों में फंसने से अच्छा है हमेशा से इन क्वेश्चनों को अंडरलाइन कर स्टार बनाकर चलेंगे, ताकि पढ़ने में गलती ना हो, ठीक है। निजमुला घाटी बागेश्वर में, ठीक है। निजमुला घाटी कहां पर है? बागेश्वर में है क्या निजमुला घाटी? बिल्कुल नहीं है यार ये, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा भाई। निजमुला घाटी कहां पर है? पढ़ा है ना, चमोली में स्थित हो जाएगी, ठीक है। चमोली में स्थित हो जाएगी आपकी निजमुला घाटी, ये चीजें नोट करनी है। पहला ही ऑप्शन आपका गलत है। खलिया टॉप ट्रैकिंग स्थल मुंशियारी पिथौरागढ़, बिल्कुल परसों ही बताया था। खलिया टॉप कहां पर है? ये आपका हो जाएगा मुंशियारी में। एक आता है आपके पास मोइला टॉप, ठीक है, मोइला टॉप। मोइला टॉप कहां पर है आपका? ये हो जाएगा आपका चक्राता में, ठीक है, चक्राता में हो जाएगा मोइला टॉप। लेकिन खलिया टॉप कहां पर है? मुंशियारी पिथौरागढ़ में। गौतम कुंड देहरादून में है, बिल्कुल है भाई गौतम कुंड। सुमेरु गुफा पिथौरागढ़, ठीक है, सुमेरु स्वधम, ठीक है, सुमेरु स्वधम, ठीक है, सुमेरु स्वधम या पाताल भुवनेश्वर गुफाएं कहां पर स्थित हो जाएंगी? पिथौरागढ़ में स्थित ये हो जाएंगी, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा चलेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 आपके पास है, तीन टिकटी विवाह थारू जनजाति, तो बिल्कुल तीन कटीय विवाह प्रथा कहां पर होती है? थारू में होती है। अच्छा क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं, पहले तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो निम्न में से सुमेलित नहीं है, अच्छा नहीं है बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में ना फंसने से अच्छा है स्टार मार्क करके चलेंगे, तो नहीं है। तीन कटिया विवाह प्रथा थारू में होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। बदला विवाह राजी में, नहीं भाई, बदला विवाह राजी में कैसा हो गया? ठीक है, बदला विवाह कहाँ होता है? थारू में। मैंने परसों बताया था ना आपको। अब परसों कह रहा हूँ, तो जो यूट्यूब पर क्लास देख रहे होंगे वो लोग ये सोच रहे होंगे परसों कब बता दिया। अब पहले वाली क्लास देखना, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हमेशा से बोलता हूँ प्रैक्टिस सेट खुद से कर देना, पता लग जाएगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आज सोल्यूशन आया है, आज आपने ये देख लिया, कल आपका जो पेपर बनेगा इसी से रिलेटेड बनेगा। तो बदला विवाह किस में होता है भाई? थारू में बदला विवाह होता है। बताया था ना कि अपनी बहन जब किसी, मान लीजिए कोई आदमी है, वो अपनी बहन अपने विदा कर दी, तो जो उसका बहन का भाई होगा उससे वो खुद जो मतलब अपनी बहन उसने विदा कर दी, ठीक है, लेकिन जो अपनी बहन की जो उसने किसी से शादी कर दी तो उसकी बहन से वो खुद शादी कर लेगा। तो इस तरीके का बदला विवाह होता था थारुओं में। पलायन विवाह किसमें होता है? राजी में होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं था। और बासदिया विवाह किसमें होता है? जौनसारियों में सानो शौकत का विवाह को कहा जाता है बासदिया, ठीक है। इसी के अलावा जौनसारी में बोई दीदी बासदिया विवाह प्रथा होती है। जो बासदिया होता है सानो शौकत का विवाह माना जाता है। तत्सद और दामोला, ठीक है, तत्सद और दामोला, ठीक है, दामोला ये किस में होता है भाई? ये होता है भोटियाओं में, तत्सद और दामोला, ठीक है। भोटिया जनजाति में ये होता है तत्सद और दामोला विवाह प्रथा किस में होता है? तो भोटिया जनजाति में होता है। इसके अलावा परसों बताया था भोटिया जनजाति में थोची और थामी किसको कहा जाता है? सगाई और विवाह को थोची थामी कहा जाता है। ये चीजें पढ़ लेना परीक्षावाणी में, एक एक लाइन पढ़ोगे ना तो वहां पर सब कुछ पता लग जाएगा। इसीलिए कि 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है परीक्षावाणी को 10 बार पढ़ दोगे ना, तो उत्तराखंड में इतनी कमांड हो जाएगी कि आपकी कम से कम 30 में से उत्तराखंड में आपकी एक्यूरेसी कम से कम 28 की होनी चाहिए, तभी जाके सिलेक्शन के बहुत नजदीक हो गए, ठीक है। इस चीज को नोट करना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 है आपके पास, किन गीतों को वर्षा ऋतु में गाया जाता है जिनमें अधिक प्रिया मिलन की आस रहती है? अब पता नहीं प्रिया मिलन की आस रहती है या नहीं रहती है, या ऋतु में गाया जाता है या नहीं गाया जाता है। पुराने जमाने में गाया जाता होगा भाई, आजकल तो आप अरिजीत सिंह के गाने सुनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है किन गीतों की वर्षा में अधिक प्रिया मिलन की आस रहती है। तो चौमासा गीत में भाई पिया के मिलन की आस कब रहेगी? जब चौमास आएगा, मतलब तो पिया के मिलन की आस आप लोगों को रहेगी। इस चीज से नोट कर सकते हैं, पिया मिलन की आस कब रहती है? जब चौमासा गीत आप गाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलेंगे। निम्न में से सही कथन का चयन करें। सही कथन, ठीक है, सही कथन कौन सा है?
तीलू रौतेली का जन्म लगभग 1661 में ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? बिल्कुल हुआ था, पढ़ा नहीं होगा लेकिन आज नोट कर लेना। तीलू रौतेली का जन्म 1661 में हुआ था, कभी भी बन सकता है प्रश्न। भूप सिंह गोल तीलू रौतेली के पिता थे, बिल्कुल थे भाई, भूप सिंह गोल, ठीक है ना। आपको पता है इनकी हत्या कर देते हैं, फिर इनकी वीरांगना जो तीलू रौतेली होती है तलवार उठाकर अपने पिता और भाई की मौत का बदला लेती है, ठीक है। भूप सिंह गोल इन्हीं के पिता थे। गढ़वाल में तीलू रौतेली जयंती 8 अगस्त को मनाई जाती है, बिल्कुल मनाई जाती है भाई। 8 अगस्त को क्या होता है? तीलू रौतेली की जयंती को मनाया जाता है। तो उपयुक्त सभी कथन क्या है यहाँ पर? सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 को समझेंगे। पशुलोक आश्रम ऋषिकेश की संस्थापक मीराबेन जी ने कब बापूराज पत्रिका का संपादन किया था? तो पशुलोक ऋषिकेश की स्थापना किसने करी थी? ठीक है, तो मीरा बहन ने करी थी। आपको पता होगा, गांधी जी की शिष्या, ठीक है। एक तो सरला बहन थी जिनका असली नाम क्या हो जाएगा? कैथलीन हरमाइन इनका असली नाम हो जाएगा। लेकिन मीरा बहन ने क्या करा था? पशुलोक ऋषिकेश की स्थापना करी थी। अपना अन्य किताबों में अलग अलग मिलता है, तो इस चीज़ों को आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अब हमें भी कोई ऑथेंटिक नहीं मिला। गलत बताने से अच्छा है कि स्किप कर कर चलें, कभी मिल गया तो बता देंगे, ठीक है। तो पशुलोक ऋषिकेश आश्रम की स्थापना मीराबेन जी करती हैं, और ये क्या करती हैं? बापूराज पत्रिका का संपादन कार्य करती हैं। और ये कब करती हैं आपको बताना था। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखूं तो 1953 में बापूराज पत्रिका का संपादन कार्य करती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक आता अनासक्ति आश्रम, ठीक है। अनासक्ति आश्रम कहाँ पर हो जाएगा आपका? अनाशक्ति आश्रम हो जाएगा कौसानी में स्थित, ठीक है, जहां पर अनाशक्ति योग लिखा था किसने? बापू गांधी जी ने लिखा था, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 83। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल की स्थापना 1988 में किस स्थान पर हुई थी? तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल 1988 में स्थापना कहां पर हुई थी? सर्वप्रथम दिल्ली में हुई थी भाई। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। इसी को देहरादून शिफ्ट किया गया था बल्लभपुर चौक के पास 1976 के आसपास, ठीक है। 1976 में बल्लभपुर चौक देहरादून में, जिसने देखा होगा ना, 1976 में इसको बल्लभपुर चौक के आसपास शिफ्ट किया गया था। ये आपको नोट कर चलना है। क्वेश्चन नंबर 84 को देखेंगे। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का नाम जीवी पंत के नाम पर कब रखा गया? तो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय आपको पता है कहां पर है? पंतनगर। इसकी स्थापना आती है 17 नवंबर 1960, ठीक है। 17 नवंबर 1960 को क्या हुआ था? देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसके सहयोग से? तो अमेरिका के सहयोग से हुई थी। कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं, ठीक है। ये चीजें नोट करनी है। इसी का नाम जीवी पंत के नाम पर रखा जाता है 1972 में, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1972 में इसी के नाम पर, जीवी पंत के नाम पर इसको रखा जाता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, नोट कर कर चलना है, ठीक है। इसके अलावा हरित क्रांति का जो जन्म हुआ था भारत में इसी विश्वविद्यालय से हुआ था, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20। 20,000 आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 मिलीलीटर दूध किस योजना के तहत दिया जाएगा? तो एक योजना आई थी आपकी मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, ठीक है। ये हो जाएगा इस योजना के तहत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपके वीडियो 2021 में पूछा गया था, लेकिन अलग फॉर्मिंग में। उसमें पूछा गया था मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का संबंध किससे है? तो उसमें बताना था कि बच्चों के, आंगनबाड़ी बच्चों के उससे था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर दे दिया है, समझ जाइएगा। 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 मिलीलीटर दूध किस योजना के तहत दिया गया था? तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत दिया गया था। सबला योजना आपको दिख रही होगी। सबला योजना किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये स्त्रियों से संबंधित हो जाएगी सबला योजना, ठीक है। स्त्रियों से संबंधित हो जाएगी सबला योजना, ठीक है। नंदा देवी योजना या नंदा गौरा योजना 1 जनवरी 2018 से प्रारंभ हुई थी, जिसमें लड़कियों को 50,000 की किस्तें 50,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है, नंदा गौरा योजना में, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षरता किस जनपद में पाई जाती है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की यहाँ पर बात हो रही है। सर्वाधिक एसटी जनजाति जो साक्षरता है वो कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग में पाई जाती है। और सबसे कम जनजाति भी यहाँ पर पाई जाएगी, मतलब सॉरी, सबसे जो अधिक साक्षरता है पुरुषों में कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, उत्तराखंड में, पुरुषों में, ठीक है, पुरुषों में सबसे सर्वाधिक पुरुषों की साक्षरता कहाँ पर पाई जाती है? पुरुषों की साक्षरता, ठीक है, पुरुषों की साक्षरता कहां पर पाई जाएगी सर्वाधिक? तो रुद्रप्रयाग जनपद में पाई जाती है ओवरऑल उत्तराखंड की, ठीक है, मतलब पुरुषों की साक्षरता। लेकिन उत्तराखंड में सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर है? तो देहरादून में स्थित हो जाएगी। तो क्वेश्चन को समझना है, खिचड़ी नहीं पकानी है। सबसे सर्वाधिक साक्षरता पूछेगा तो सर्वाधिक साक्षरता देहरादून में है। पुरुष में सर्वाधिक साक्षरता कहां पर है? रुद्रप्रयाग में है। लेकिन क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति साक्षरता किस जनपद में सर्वाधिक है? तो वो भी रुद्रप्रयाग में
पाई जाती है। तो क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, नैनीताल राजभवन का डिजाइन का श्रेय किस वास्तुकार को दिया जाता है? तो नैनीताल राजभवन आपको पता है 1897 में क्या होता है, इस भवन का निर्माण कार्य शुरू होता है। ठीक है, निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा 1897 में। ठीक है, 1900 में बनकर तैयार हो जाता है, अप्रैल 1900 में बनकर तैयार हो जाता है नैनीताल राजभवन। और इसका जो डिजाइन का श्रेय दिया जाता है, ये दिया जाता है ऑप्शन नंबर ए देख रहे होंगे आप, स्टीवेंस को। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टीवेंस को इसके डिजाइन का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, और यहां पर आप देख रहे होंगे ऑप्शन सी, ठीक है, मैकडोनाल्ड। तो बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है भाई? ठीक है, बनाने का श्रेय जो दिया जाता है मैकडोनाल्ड को दिया जाता है, बनाने का श्रेय। ठीक है, बनाने का श्रेय, ठीक है, बनाने का श्रेय किसको दिया जाएगा? तो बनाने का श्रेय दिया जाता है मैकडोनाल्ड को दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है, कुमाऊं मोटर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना काठगोदाम नैनीताल में कब हुई थी? तो एक क्वेश्चन आया था वीडियो में कि कुमाऊं मोटर यूनियन की स्थापना कहां पर हुई थी? तो उसका आंसर सीधा सीधा काठगोदाम था। ठीक है, ये चीजें समझनी है, काठगोदाम में हुई थी, लेकिन कब हुई थी? तो 1939 में ये हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 1939 में ये हुई थी। यहीं पर आता है गढ़वाल मोटर्स यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाल की हुई थी 1941 में। इस क्वेश्चन को नोट कर चलेंगे, गढ़वाल मोटर्स ऑफ यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाल मोटर्स ऑफ यूनियन की स्थापना 1941 में हुई थी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। केदारकांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है, स्थित है। तो केदारकांठा पर्वत किससे जुड़ा है भाई? केदारनाथ की स्थापना से जुड़ा है। और ये कहां पर स्थित है? तो ये गडगाड़ नदी के स्रोत पर। ठीक है, गडगाड़ नदी के स्रोत पर स्थित हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अब टॉन्स नदी के स्रोत पर तो हो ही नहीं सकता, टॉन्स नदी आपको पता है देहरादून में। टॉन्स नदी का अगर मैं पूछूं, तमसा, ठीक है, तमसा किसको कहा गया था? और ये सहायक नदी किसकी हो जाएगी? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, कौन सी? टॉन्स नदी हो जाएगी। काली नदी आपको पता है, काली नदी कहां बहती है? पिथौरागढ़ में। राज्य की सर्वाधिक लंबाई इसकी हो जाएगी 252 किलोमीटर। ठीक है, राज्य की सबसे लंबी नदी काली नदी हो जाएगी। कोसी नदी आपको पता है अल्मोड़ा के धार पानी धार से निकलती है। ठीक है, धार, ठीक है, अल्मोड़ा नहीं, बागेश्वर, धार पानी धार से निकलती है कोसी नदी। इसी कोसी नदी में क्या है? गर्जिया देवी मंदिर स्थित हो जाएगा, रामनगर इसी के तट पर स्थित हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 90 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है, तालेश्वर ताम्रपत्र में किस राजवंश के राजधानी का पता चलता है? तो तालेश्वर ताम्रपत्र 2-3 दिन पहले बताया था, पौरव वंश की जानकारी मिलती है। राजधानी क्या बताया था? ब्रह्मपुर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तालेश्वर ताम्रपत्र से पौरव वंश की जानकारी मिलती है और हमें यह पता लगता है इनकी राजधानी क्या थी? ब्रह्मपुर इनकी राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, मुंड तथा शब्बर नामक से भी जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है? मुंड तथा शब्बर नाम से कौन सी जनजाति आती थी कुमाऊं की भाई? जो सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से एक है, तो ये हो जाएगी कोल जाति। ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता था? इन्हीं को कहा जाता था मुंड। ठीक है, मुंड या शब्बर। ठीक है, शब्बर नाम से इनको जाना जाता था। किसको? कोल जाति को जाना जाता था मुंड या शब्बर नाम से। इसके अलावा किरात दिख रहा होगा, किरातों को भिल्ल नाम से जाना जाता था। ठीक है, किरातों को किस नाम से जाना जाता था? तो भिल्ल नाम से किरातों को जाना जाता था, भिल्ल नाम से। इसके अलावा खस, ठीक है, अगर मैं खस की बात करूं तो खस को तंगा नाम से जाना जाता था। ठीक है, खस को किस नाम से जाना जाता था? तो तंगा नाम से खस को जाना जाता था। ठीक है, ये चीजें हैं, नोट करके चलनी है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 आपके पास है, किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? तो किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? तो पंडित नैन सिंह रावत। ठीक है, इन्हीं को कहा था हिमालयन गोट हमने। ठीक है, हिमालयन गोट इन्हीं को कहा था। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने तिब्बत से लासा का जो पैदल मार्ग का इन्होंने वो करा था। ठीक है, अंग्रेजों के कहने पर तिब्बत से लासा के पैदल मार्ग की खोज करी थी। किसने? पंडित नैन सिंह रावत ने करी थी। तो ये है आपका उत्तराखंड जीएस और संपूर्ण कंप्यूटर का आपका सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। इसके अलावा जिस किसी को भी बैच से जुड़ना हो तो ये नंबर दिए हैं, आप इन नंबरों पे हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको तुरंत करना है। इसके अलावा एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, टारगेट यूकेएसएससी बाय अंकित सर, तो आप कोर्स को ले पाएंगे। क्योंकि कोर्स की फीस ज्यादा नहीं है। मैं हर बार बोलता हूं, काफी बच्चे ना शिकायत करते हैं कि सर तो कोर्स बेचते हैं। भाई क्यों ना बेचे, आपका भला क्यों ना करें। ठीक है, 200 रुपये में आपको इतना बेहतरीन कोर्स मिल रहा है,
अब आपकी इच्छा है, हमने कभी किसी को जबरदस्ती तो नहीं करी कि छात्रों को पकड़ पकड़ के दिया हो, ठीक है, आपका भला है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर हमारी वीडियो तक आप पहुंच रहे हैं तो हमारा कार्य क्या है, देखिए हमारी वीडियो कौन देखेगा, अब किसी के माँ बाप तो देखेंगे नहीं, हो सकता है, ठीक है, किसी के माँ बाप भी देख रहे हो, किसी को शौक हो भाई देखने का, ये तो हम नहीं बोल सकते, पर हमारी मैक्सिमम वीडियोस कौन देखेगा, जो तैयारी कर रहा होगा, पढ़ने वाला छात्र होगा। तो हम उसे क्यों ना बोले भाई कि आप कोर्स परचेज करिए, ठीक है, और परचेज भी करिए, नहीं ऐसी लाखों हजारों का कोर्स बेच रहे हैं। उत्तराखंड में सबसे कम अगर किसी की फीस है कोर्स में तो दावे के साथ कह सकते हैं टारगेट यूपीएसएससी की फीस है, ठीक है, मात्र 200 रुपए में आपको कहीं पर भी, ठीक है, मात्र 200 रुपए में आपको कहीं पर भी ये चीजें जो हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट, वीडियो सॉल्यूशन और पीडीएफ 200 रुपए में कहीं अवेलेबल नहीं मिलेगा। मैं हर बार बोलता हूं, मैं ये नहीं है कि किसी और से अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे, मैं कमेंट पढ़ रहा था, ऐसे कमेंट हम इग्नोर मारते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है ना बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका काम कुछ नहीं होता है, 10 चैनलों पे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मेरिट देखेंगे, वो पढ़ने वाले छात्र नहीं होते। पढ़ने वाला छात्र डायरेक्ट पढ़ाई करता है, तैयारी करता है। जिस छात्र ने वीडियो देखी है वो जिस छात्र ने पेपर दिया है वो सॉल्यूशन देखता है, बाकी छात्र भटकता रहता है और ऐसी कमेंट करता रहता है। तो आप भी तैयारी को करिए, कल आपका होने वाला पेपर है सचिवालय रक्षक का, उम्मीद करता हूं आप लोग उसकी तैयारी अच्छी करेंगे, उस स्टेज के लिए आपको ऑल द बेस्ट। बाकी क्लास में बने रहिए, आपको रीजनिंग के क्वेश्चन आनंद सर आके करा देंगे। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।